Hello, hello. Pair of linear equations in two variable. ठीक है। तो आज हम लोग क्लास 10th का तीसरा चैप्टर शुरू करेंगे, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। चैप्टर बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जो बच्चे नए हैं उनके लिए ख़ास तौर से रिकॉर्ड किया जा रहा है, बाकी इसको पब्लिक भी कर दिया जाएगा। जो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे ना, जो जो कॉन्सेप्ट इसमें बिल्ड करने हैं हमको, उसके लिए मैं थोड़ा बेसिक बताऊंगा पहले, ठीक है। बाकी ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, आसान सा चैप्टर है बहुत, और बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। एंट्रेंस एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चंस एंट्रेंस एग्जाम में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखो, चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। 10 मिनट बिल्कुल बच्चों वाली बातें करते हैं, ताकि थोड़ा सा हमारा कंसेप्ट बिल्ड हो जाए, ठीक है भाई। देखो, आप यहाँ पर देखो, हम लोग सब जानते हैं भाई इक्वेशन क्या होता है, सब जानते हैं। इक्वेशन का मतलब ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसा मैथमेटिकल में एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल टू का साइन प्रेजेंट है, जिसमें इक्वालिटी का साइन प्रेजेंट है। मान लो ये लिखा हुआ है, ये क्या है, इक्वेशन है, क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन प्रेजेंट है। क्लियर बात, वेरी गुड। अब देखो, अगर हमें ये बात क्लियर है भाई, आगे देखो जरा। यहाँ पर है बच्चों लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब ये हो गया, मैं अगर आपको लिख के दिखाऊं, मान लो मैंने एक इक्वेशन ये लिखा, ठीक है, ये है 5। यहाँ पर जो डिग्री है, हम लोग जानते हैं, बहुत बार हमने डिग्री पढ़ा है, डिग्री जो है ये है ना, यहाँ पर x की पावर है 1, यहाँ पर है x की पावर 1, और यहाँ है x की पावर 2। तो डिग्री कहते हैं मैक्सिमम पावर, जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम एक्सपोनेंट है, उसको डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पर डिग्री क्या है, 2। बात समझ में आ रही है क्या आपको? 5x2 + 7 इक्वल मान लो 3। ये एक इक्वेशन है जिसमें इस हम कह सकते हैं डिग्री इस इक्वेशन की बोल दो, वरना अगर मैं आपको सिर्फ इतना बोल दूं तो कहेंगे आप डिग्री इस पॉलिनोमियल की। इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितना है, पावर कितना है, 3, तो इसकी डिग्री होगी 3, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्ड लीनियर आया ना बच्चों, देखो इक्वेशन हमने समझ लिया। जो लीनियर आया ना, लीनियर का मतलब एक ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर डिग्री 1 हो, मतलब हो गया ऐसे 3x + y = 7, 5x - 3 = 0। ऐसा इक्वेशन जिसमें डिग्री 1 हो, यानी वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर हो वो क्या हो, 1 हो। बात समझ में आई आपको? अच्छा, मान लो अगर बच्चों में लिखता है 7x³ + 8 = 0, तो ये जो इक्वेशन है इसमें x की पावर कितना है, 3, तो इसकी डिग्री क्या है, 3। तो इसको आप लीनियर इक्वेशन नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल है x। बात समझ में आ रही है? क्योंकि हम सेकंड चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं ये सब, बस मैं आपको याद दिला रहा हूँ। 5x4 - 7 = 0, ठीक है। ये है क्या, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें डिग्री क्या है, 4। बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वेरिएबल कितना है, 1। ये बात समझ में आ गई? चलो और आंसर दो जल्दी से। 7x + 3y² = 8। बताओ, यहाँ पर डिग्री क्या है, y की मैक्सिमम पावर कितना है, 2, तो डिग्री है 2। मतलब ये हो गया कि इसमें डिग्री 2 का मतलब हो गया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और वेरिएबल कितने हैं, 2, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से चैप्टर का नाम जो है, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो मैं आपको समझा सकता हूँ क्या, हम समझ सकते हैं जो चैप्टर का नाम है वो है लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन में कितने वेरिएबल, 2 वेरिएबल, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बताओ भाई, यानी ऐसा कह सकते हैं क्या, 5x + 3y = 7। देखो ये इक्वेशन कैसा है बच्चों, लीनियर,
क्योंकि इसमें डिग्री क्या है 1, लीनियर इक्वेशन, सही है। और x और y कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल हैं, x और y 2 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया, बहुत सिंपल सा मतलब है इसका, जैसा जैसा लिखा है हमने उसको समझ लिया। लीनियर मतलब डिग्री 1 और इक्वेशंस का मतलब इक्वालिटी का साइन, और 2 वेरिएबल्स का मतलब जिसमें वेरिएबल 2 हो, सही है। अब यहाँ पर जो वर्ड है बेटा पेयर, पेयर का मतलब जाहिर सी बात है 2 इक्वेशंस की बात होती है ना, जोड़ा, 2 इक्वेशन की बात हो रही है। यानी आपको जो इस चैप्टर में मिलने वाला है वो कुछ ऐसे रैंडम से इक्वेशंस होंगे। मान लो एक ये लिखा 2x माइनस वाई इक्वल 8, ये कुछ, इसको हम बोल सकते हैं प्रॉपर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, ठीक है। x और y 2 वेरिएबल हैं, लीनियर इक्वेशन है और दोनों पेयर में है। बात समझ में आ गई। तो हम इस चैप्टर के अंदर पूरा इसी इक्वेशंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ये कैसे आते हैं, कैसे इसके सॉल्यूशन निकालते हैं, कैसे इनके ग्राफ ड्रॉ करते हैं, किस किस टाइप की लाइन ये ड्रॉ कर सकते हैं, वो सब हम बहुत डिटेल में देखेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो चैप्टर का नाम क्लियर होना चाहिए पहली चीज आपको, इसके अंदर हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलो वेरी गुड। तो इसमें बच्चों देखो, सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं ना इस चैप्टर में, सबसे पहला टॉपिक क्या है, वो है हम पढ़ते हैं स्लोप के बारे में। इस पूरे चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक वो है स्लोप के बारे में, ठीक है। हम लोग जानबूझ के स्लोप पढ़ते हैं क्योंकि स्लोप एक्चुअल में क्या है बुक्स में नहीं है, ठीक है। आपके बुक्स में जो सिलेबस की बुक है उसमें नहीं है, ठीक है। लेकिन हम स्लोप पढ़ने के बाद हमारा बहुत सारा बेसिक क्लियर होगा, उससे हम लोग क्या करेंगे, अपना चैप्टर का जो भी कॉन्सेप्ट है उसमें हम कनेक्ट करेंगे इस चीज को, और आपको समझ में आएगी कौन सी चीज कैसे आ रही है। क्योंकि आगे हम लोग बहुत सारी कंडीशंस पढ़ने वाले हैं। आपने अगर सुना हो कि भाई पैरेलल लाइंस के लिए नो सॉल्यूशन होता है, और अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, और अगर लाइन ओवरलैपिंग है तो बहुत सारे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। तो ये सब क्या मतलब है इसका, ये कैसे किसी ने बोल दिया, ठीक है। तो हम उसको धीरे धीरे कंसेप्ट बिल्ड करेंगे। तो 15-20 मिनट के अंदर आपको एक बात, एक फ्लो बन जाएगा कि हाँ ये चीजें ऐसे आई हैं, तब जाके उसको लोगों ने कंक्लूड करके आपकी बुक में दे दिया गया है, ठीक है। तो देखो सारी चीजें, पूरे चैप्टर का कनेक्शन है स्लोप से, यानी पूरे चैप्टर का कनेक्शन है स्लोप से, याद रखना, ठीक है ना। चलो पहले इसको समझना है, उसके बाद आगे के जो कॉन्सेप्ट है उस पर हमें पकड़ बनाने के बाद फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, बहुत मजा आएगा, ठीक है। और आज के क्वेश्चंस बहुत अच्छे होने वाले हैं, आप टेंशन मत लो, ठीक है। चलो स्लोप, देखो स्लोप का मतलब होता है किसी भी लाइन का इंक्लाइनेशन। मतलब सपोज करो बच्चों ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपने कई बार सुना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखो मान लो हमने यहाँ पर एक लाइन ली, ये ठीक है, ये लाइन है भाई, ठीक है भाई, ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है ना, ये लाइन कितना एंगल बना रही है, इससे हम लोग अंदाजा लगाते हैं स्लोप का, ठीक है। किसके साथ, अच्छा एक बात और याद रखना बच्चों, इसे बोलते हैं क्या, नेगेटिव एक्स एक्सिस, कौन सा पोर्शन, यहां से लेके यहां तक है ना, और ये जो है ये सब है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, कोई भी स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना झुकी हुई है, कितना एंगल पे झुकी हुई है, उसी से हमें स्लोप का अंदाजा होता है, ठीक है। तो स्लोप का मतलब बेसिकली, स्लोप आप जानते हैं, स्लोप का मतलब इंक्लाइनेशन, ठीक है। तो इंक्लाइनेशन ऑफ अ लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और एंगल जो मेजर करते हैं वो करते हैं बच्चों क्या, इस डायरेक्शन में। देखो समझ पा रहे हो आप, ये डायरेक्शन कौन सा है आप जानते हो ना, ये अगर आपकी घड़ी है, ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन है इसे बोलते हैं क्लॉकवाइज, और ये जो डायरेक्शन है इसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो ये डायरेक्शन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की ऊपरी दिशा में है, ठीक है भाई। तो हमने क्या बताया आपको, स्लोप का कोई मतलब पूछे स्लोप क्या होता है तो क्या बोलोगे आप, स्लोप का मतलब किसी भी लाइन का, किसी भी स्ट्रेट लाइन का इंक्लाइनेशन, झुकाव, किसके साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, है ना। और किससे मेजर करते हैं, एंगल के टर्म्स से मेजर करते हैं, वो भी एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं। इसको मैं लिख दूं अगर आप समझो तो, इंक्लाइनेशन ऑफ अ लाइन, inclination of a line with positive x axis,
पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, इसे बोलते हैं स्लोप। ये बेसिक मतलब हो गया। कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई, कैसे मेजर करते हैं, तो उसके लिए हमने क्या कहा, मेजर्ड करते हैं हम लोग विद, ठीक है, देखो यहाँ पर मेजर्ड विद, अंदाजा लगाते हैं थीटा से, है ना, और थीटा को हम लोग, आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे, आप अभी इस बात को लिख लो, टेंजेंट ऑफ एंगल, ठीक है, आप इस बात को स्टार मार के छोड़ दो। ट्रिग्नोमेट्री में ये बात बहुत क्लियर हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ कोशिश करता हूँ थोड़ा सा आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो अभी आप क्या याद रखेंगे कि स्लोप का मतलब एक्स एक्सिस के साथ इंक्लाइनेशन किसका, स्ट्रेट लाइन का, ठीक है, झुकाव, बस इतनी बात याद रखनी है, ठीक है। ये बात खत्म हो गई, यहाँ पर आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखो भाई, स्लाइड करते हैं ब्लैक। देखो सपोज करो मैंने लिखा बच्चों 2x + 3y = 7, ये एक स्ट्रेट लाइन है ना। इस स्ट्रेट लाइन से आपको स्लोप निकालना आना चाहिए भाई। ये स्ट्रेट लाइन हम जानते हैं, अगर कोई चाहे तो इसको ड्रॉ कर सकता है। याद है आपको ड्रॉ करते कैसे करते थे हम लोग इसको ड्रॉ करने का तरीका क्या होता है, याद करो। हम लोग पॉइंट्स निकालेंगे, उस पॉइंट को यहाँ पर लिक्विड करेंगे, प्लॉट करेंगे, पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद फिर वो लाइन ड्रॉ करेंगे। जो लाइन ड्रॉ होके आएगी, ठीक है ना, जो लाइन ड्रॉ होके आएगी उसका एक्स एक्सिस के साथ जो इंक्लाइनेशन होगा, जो एंगल बना रहा होगा, उसी से हमें स्लोप का अंदाजा होगा। बात समझ में आ गई। तो अगर आपसे डायरेक्टली पूछे कि भाई बिना ड्रॉ किए बताओ इस लाइन का स्लोप क्या होगा, क्या पूछ रहा है आपसे कि इस लाइन का स्लोप क्या होगा विदाउट ड्रॉइंग, है ना, बताना है आपको। तो कैसे करेंगे हम लोग, बात समझ में आ गई। मैं क्या बताने जा रहा हूँ आपको, मैं सिखाने जा रहा हूँ फाइंड, क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, फाइंड द slope of the line, find the slope of the line। सपोज करो मैंने ले लिया बच्चों y + 3x = 2, सही है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, y + 3x = 2। इस लाइन का मुझे स्लोप निकालना है, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन क्या समझाया आपको, इस टॉपिक के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, इस बात के अंदर कि कोई स्ट्रेट लाइन दे रखी है, हमें स्लोप फाइंड आउट करना है ना। क्वेश्चन हमारा है हाउ टू फाइंड आउट स्लोप ऑफ द लाइन। बच्चों बहुत आसान है, ठीक है, समझते रहो बस। हमें इस लाइन का स्लोप निकालना है। तो मैंने कहा बेसिक तरीका क्या है कि इस लाइन को आप पूरा प्लॉट करो, उसके बाद एंगल निकालो, फिर वो ट्रिग्नोमेट्री लग के आंसर आ जाएगा, है ना। लेकिन आपको जो मैं सिंपल तरीका बता रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, क्योंकि अभी हमने सिर्फ 2 ही चैप्टर पढ़े हैं, तीसरा चैप्टर चल रहा है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी नहीं है, तो बहुत सारा अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन हाँ, इतना सीख ले रहे हैं कि जितना हमारा काम चल रहा है ना, मतलब इतना सीख लेते हैं कि तीसरे चैप्टर का एक कंसेप्ट बिल्ड होना शुरू हो जाए, ठीक है ना। चलो, इस लाइन का स्लोप निकालना है। तो देखो, किसी भी लाइन का स्लोप निकालना हो, ठीक है, किसी भी लाइन का स्लोप निकालना हो, समझना बच्चों। मान लो मैंने लिखा 2x - 3y = 7, 5x + 8y = 11, है ना, 2x + 3y - 7 = 0। किसी भी लाइन का स्लोप निकालना हो, मैं इतना फोकस कर रहा हूँ, स्लोप से ही अगला टॉपिक जो है वो आपका कनेक्शन मिल जाएगा आपको, है ना, कैसे लाइन बनती है। हाँ, तो ये किसी भी लाइन का अगर स्लोप निकालना है तो मैं आपको लिए एक तरीका बता रहा हूँ, याद रखना। देखो, जिस लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना है ना बच्चों, 2 स्टेप है बस स्लोप निकालने के। उस लाइन को आप इस फॉर्मेट में लिख दो, y = mx + c। यानी कोई भी लाइन दे दे आपसे और कहे कि बताओ इस लाइन का स्लोप क्या होगा, तो आप क्या करो, उस लाइन को आप इस फॉर्मेट में लिख दो, सही है ना। यानी इस लाइन को ऐसा लिखना है कि इसकी शक्ल ऐसी बन जाए, ठीक है। जैसे मान लो मुझे यहाँ पर अगर बनाना, मैं आपको करके दिखाऊं। सपोज करो मैंने लाइन ले ली बच्चों ये वाली, 2x + 3y - 7 = 0, 2x + 3y - 7 = 0, ठीक है। ये लाइन मुझे इसकी शक्ल वैसी बनानी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, अकेला y है और कुछ नहीं है y के अलावा, बाकी सबको उधर भगा दो, ठीक है। y को इधर रखो, बाकी सबको उधर फेंको। तो जैसे मैं y को यहाँ रखूंगा, y यहाँ आ जाएगा बच्चों, और क्या होगा, ये सर उधर जाएगा ना,
प्लस का 2x है, फौरन माइनस 2x बन जाएगा, -7 उधर गया, +7 बन गया। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो यहाँ पर क्या है, y का कोफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या है 1, ठीक है भाई, और यहाँ पर क्या है 3, तो इसको भी क्या बनाना है 1। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड किया, तो ये वाला 3 कहाँ पर आ गया, -2x के साथ यहाँ आ गया, और +7 के साथ भी यहाँ आ गया। क्या आप देख पा रहे हो ये इक्वेशन, और जो ये मैंने लिखा है y बराबर mx प्लस सी, इनकी शक्लें एक सी हो गई, नहीं हो गई? ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है स्लोप फाइंड आउट करने का, कि आप इस जैसी शक्ल बना लो इक्वेशन की। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? अगर ये क्लियर हो गया तो देखो अगला स्टेप क्या होना चाहिए। अगला स्टेप होगा बच्चों, यहाँ पर करते हैं इसको साफ साफ, ये होगा हमारा ओके, चलो ठीक है। हाँ अभी आइए, तो क्या हो रहा है, ये जूम अपने आप हो रहा है। ओके चलो देखो ना, ये करता हूँ। हाँ तो अगला स्टेप क्या होगा इसमें, इसमें जो है, जो y बराबर mx प्लस सी है ना, जो y बराबर mx प्लस सी में मैंने लिखा है, उसमें ये m जो है ना, यही स्लोप है। m क्या है, स्लोप। तो सिंपल आपको ऑब्जर्व करना है m की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देख पा रहे हो आप, ये है m की वैल्यू कितना, -2/3। तो स्लोप आ गया इस लाइन का कितना, -2/3। ठीक है, ये आ गई स्लोप की वैल्यू। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो सिंपल बात है, स्लोप निकालने का क्या तरीका है, आप इस लाइन को इस फॉर्मेट में लिख के m की वैल्यू जो है वही स्लोप होती है। अब बात समझना, अगर आपको ये बात समझ में आ रही है थोड़ी बहुत, तो देखो जरा, इसको वाइट ही रहने दें क्या, ठीक है वाइट रहने देते हैं ना। देखो मान लो मैंने लिखा ax प्लस by प्लस सी इक्वल 0। क्या ये एक स्ट्रेट लाइन होगा या नहीं होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन होगा, ax प्लस by प्लस सी इक्वल 0, ये एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, अब देखो इस स्ट्रेट लाइन के अंदर हमें स्लोप फाइंड आउट करना है, तो अगेन मैंने आपको जो मेथड बताया वो यहाँ पर भी तो लगा सकते हैं हम लोग, यहाँ पर भी ऐसे करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया बच्चों, by को यहीं रखा, a को इधर भेजा -ax बन गया, c को उधर भेजा -c बन गया, है ना, याद है? y बराबर mx प्लस सी, शक्ल कैसी बनानी है इसकी, y बराबर mx प्लस सी, ऐसी शक्ल बनानी है, तभी हम स्लोप बता पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, b से डिवाइड किया तो y क्या आ गया, -a/b इंटू x -c/b। ठीक है, देख पा रहे हो आप? तो बताओ यहाँ से स्लोप कितना हो गया, स्लोप मतलब x का कोफिशिएंट, और x के साथ क्या है बताओ, x के साथ -a/b है या नहीं, ये है -a/b। ठीक है भाई, आया समझ में? तो आज के बाद मैं ये याद रखूंगा कि ये चीज आई कहाँ से, इस वाले कंसेप्ट से। ठीक है, और मैं डायरेक्टली याद रख सकता हूँ क्या, जब भी कोई लाइन मुझे ऐसी दे रखी होगी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ax प्लस by प्लस सी इक्वल 0, तो स्लोप क्या होगा, -a/b। वेरी सिंपल, यानी इसका कोफिशिएंट -a के साथ और ये b, -a/b स्लोप होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, देखो चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अभी तक जो सीखा, जो मैंने सिखाने की कोशिश करी, उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, ताकि हमारा मकसद पूरा हो सके। मैंने आपको स्लोप की सिर्फ उतनी ही जानकारी दी है जो मैं इस चैप्टर में यूज करवा सकूँ आपसे, है ना, क्योंकि स्लोप आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में ट्रिग्नोमेट्री के बाद, उसमें मैं बिल्कुल गया नहीं हूँ, ताकि कॉन्सेप्ट उलझ जाएंगे। ठीक है ना, तो जितनी हमें इस चैप्टर में रिक्वायरमेंट है उतना हमने सीख लिया, और अगर आप ये क्वेश्चन कर पाते हैं, इसको हम सीख लेंगे, तो समझ लो कि हाँ जो मैंने सिखाया था, जो मैंने सिखाना चाहा वो आप तक पहुंच गया। और अब हम लोग फिर आगे इसी को यूज करके आपके जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के कॉन्सेप्ट है वो हम बनाएंगे। ठीक है ना, चलो पहला क्वेश्चन आसान सा, फाइंड स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, चलो इसका फर्स्ट पार्ट है 5x प्लस 11y प्लस 7 इक्वल 0, इसका स्लोप निकालना है। तो मैंने क्या कहा था भाई, अभी मैंने कहा था या तो आप इसको पूरे फॉर्मेट में लेके जाओ, या फिर आप डायरेक्टली याद रख लो ये वाली बात, कि जब भी कोई इस फॉर्मेट में लाइन रखी होगी ax प्लस by प्लस c इक्वल 0, तो इसका आंसर यही आना है। तो बार बार निकालने से फायदा क्या है,
डायरेक्टली याद कर लेते हैं माइनस ए अपॉन बी, ठीक है ना, वरना आप ऐसे करो फिर भी वही आएगा, सेम आएगा। तो जब भी कोई लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 है तो याद रखना है स्लोप क्या आएगा, माइनस ए अपॉन बी। बस इतनी बात याद रखो। चलो इसका आंसर दो फटाफट। इसका स्लोप डायरेक्टली आंसर देना बच्चों विदाउट एनी डिले, माइनस ए अपॉन बी क्या आएगा, माइनस ए अपॉन बी। ए कितना है 5, ठीक है, और बी कितना है 11, तो ये आ गया आंसर। बात समझ में आ गई, कितना आसान है स्लोप, स्लोप निकालना सीख गए आप, ठीक है, वेरी गुड। चलो एक और दो इसका आंसर, सेकंड पार्ट जल्दी से। 5x माइनस रूट 3y इक्वल 7, ठीक है, स्लोप निकालना है। तो देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 है ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, तो आपको दिख रहा है ना साफ साफ, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 ऐसा चाहिए, तो वो इधर आ जाएगा -7 हो जाएगा, उससे बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। तो सिंपल स्लोप में हमें a और b चाहिए और ढंग से लिखी हुई चाहिए। तो x के साथ कोएफिशिएंट कितना है 5, तो ये आ गया, याद है ना माइनस ए अपॉन बी, बार बोल रहा हूँ, स्लोप कितना होगा माइनस ए अपॉन बी, रट लो माइनस ए अपॉन बी, ठीक है, ये हमने निकालना सीखा है उसके बाद याद कर लिया, माइनस ए अपॉन बी। तो a है 5 तो -5, और b कितना है बोलो √3, b है बच्चों √3, क्या √3 है, नहीं -√3, साइन के साथ लेना है ना b -√3, तो ये आ गया -√3। तो इस तरीके से ये कट गया और ये आ गया 5/√3, तो स्लोप कितना आ गया 5/√3, ये आ गया इस लाइन का स्लोप। क्लियर हो गया, स्लोप निकालना आया आपको। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी बात पे। मैं लिख रहा हूँ बच्चों y माइनस √3/2x प्लस -8 इक्वल 0, तीसरा पार्ट इस क्वेश्चन का, थर्ड पार्ट। चलो इसका स्लोप बताओ। अच्छा भाई इसका स्लोप सबको दिख रहा होगा है ना, कि सर आपने बताया था या तो आप y बराबर mx प्लस सी की शक्ल में बना दो, ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो डायरेक्टली ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 ऐसे लिख के और स्लोप बोल दो कितना -a अपॉन बी, यही तरीका है ना स्लोप का, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दी अभी तक मैंने, ठीक है। या तो स्लोप ऐसा निकलेगा y बराबर mx प्लस सी, अगर आपको ऐसे नहीं निकालना तो इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिखो और यहाँ से कोएफिशिएंट्स देख लो -a अपॉन बी, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर, अच्छा तो यहाँ पर मुझे देखने में लग रहा है यार ये तो बहुत सिंपल है यार, क्या कर सकते हैं, हमने सोचा कि ये तो फर्स्ट वाला ही अच्छा है ना, फर्स्ट वाला जो तरीका है y बराबर mx प्लस सी वो अच्छा है, क्योंकि y अकेला यहाँ पर बैठा हुआ है, इसको उधर भेज दो √3/2 x प्लस 8, कितना सिंपल हो गया है ना। तो यहाँ से मुझे mx में यही स्लोप आ गया, बात सही है क्या, यहाँ से भी आंसर आ गया। कोई अगर नहीं सर उसी से करके दिखाओ, यहाँ से सॉल्व करना चाहते हैं कोई बात नहीं, ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर वैसे सॉल्व करना है तो क्या करना है -a अपॉन बी, तो देखो मैं करके दिखा दूँ आपको, ये हो जाएगा बच्चों, यहाँ से बताओ x का कोएफिशिएंट कितना है -√3/2, तो देखो स्लोप का फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं -a अपॉन बी, ठीक है, x का कोएफिशिएंट -√3/2, -√3/2, ठीक है, y का कोएफिशिएंट क्या है 1, माइनस माइनस कैंसिल हो गया +√3/2, बात समझ में आ गई। तो किसी भी लाइन का स्लोप निकालना है हम ऐसे निकाल सकते हैं, बहुत आसान तरीका है, ठीक है, वेरी गुड। तो अभी तक हमने क्या सीखा भाई, अभी तक हमने क्या सीखा बता दूं एक बार दोबारा, हमने सीखा स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप का मतलब होता है किसी भी लाइन का इंक्लाइनेशन पॉजिटिव x एक्सिस के साथ, ठीक है, उसे बोलते हैं स्लोप, स्टैंडर्ड है ना, पॉजिटिव x के साथ ही पढ़ेंगे है ना, किसी भी लाइन का इंक्लाइनेशन पॉजिटिव x एक्सिस के साथ, इसी को बोलते हैं स्लोप, है ना, और एंगल के हिसाब से हम मेजर करते हैं, ठीक है ना, बात सही है, वेरी गुड। अब देखो अगर मान लो एक बात समझा रहा हूँ आपको, एक नोट लिख लो है ना, एक नोट लिखवा लेते हैं, काम की बात, थोड़ा सा काम आएगा कहीं। देखो मैंने कहा कि भैया स्लोप है इसका 1, m फॉर स्लोप, क्या है बच्चों m मतलब स्लोप, ठीक है, याद रखना। मैंने कहा इस लाइन का स्लोप है 1 सपोज करो, ठीक है। तो अगर मैं
सपोज करो वैल्यू और बढ़ाता हूं, है ना, मैंने क्या किया, एक लाइन और ड्रॉ करी, अलग मार्कर से करते हैं, रेड से मैंने एक लाइन ये ड्रॉ करी, ठीक है, सही है, और एक लाइन और ले लेते हैं, ये वाली लाइन येलो वाली, एक ही लाइन है, ठीक है, ये 3 लाइन है। तो जो स्लोप, अगर मान लो सपोज करो ये बीच वाली जो लाइन है ना, इसका अगर स्लोप m इक्वल 1 है, ठीक है, तो जो येलो वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन, ठीक है, इसका स्लोप क्या होगा, कम होगा, ठीक है, एंगल छोटा है तो स्लोप की वैल्यू भी क्या होगी, कम, एंगल कम है स्लोप भी क्या होगा, कम। तो ये हो जाएगा बच्चों, मान लो इसको हम दे देते हैं 1 से कम होगा, है ना, कितना होगा, 1 से कम, ठीक है, मान लो आसानी के लिए मैंने ले लिया कितना, 1/2, कोई बात नहीं, समझ रहे हैं, 1 से कम होगा। जो रेड वाली लाइन है बच्चों, रेड वाली लाइन का एंगल ज्यादा है या नहीं, बताओ, इसका एंगल यहां से स्टार्ट हुआ यहां तक, रेड वाली लाइन का एंगल क्या है, ज्यादा, तो इसका स्लोप भी क्या होगा, ज्यादा, 1 से ज्यादा होगा, मान लेते हैं सपोज करो 1.5, सपोज करो 1.5। बात समझ में आई आपको? तो आज के बाद क्या याद रखना है कि स्लोप में जो वैल्यू होती है ना एम की, याद करो जो वैल्यू होती है एम की, मान लो मैंने लिखा y इक्वल 2x प्लस 3, एक लाइन ये है, एक लिखा y इक्वल 1/2x माइनस 1, और एक लाइन लिखा y इक्वल √3x, √3 नहीं कर रहे हैं आसानी के लिए, हमने ले लिया 3x प्लस 8, ठीक है, ये 3 लाइन है, ठीक है। आपसे अगर पूछे कि बताइए कौन सी लाइन का x एक्सिस के साथ एंगल ज्यादा होगा, तो आप क्या बताओगे, जिसका स्लोप ज्यादा होगा उस लाइन का x एक्सिस के साथ एंगल भी ज्यादा होगा, ठीक है। यानी ये बात ऐसी हो गई कुछ कि जो फर्स्ट लाइन है इसका स्लोप है बच्चों क्या, 2, सेकंड लाइन है इसका स्लोप है हाफ, आधा, और थर्ड लाइन है इसका स्लोप है कितना, 3, ठीक है। तो जो लाइन होंगी ना, सबसे ज्यादा स्लोप, सबसे ज्यादा एंगल किसका होगा बताओ, जो थर्ड लाइन है, ठीक है, सबसे ज्यादा एंगल उसका होगा, क्योंकि स्लोप सबसे ज्यादा है ना, सेकंड लाइन का उससे कम होगा, मतलब फर्स्ट लाइन का, और सबसे कम एंगल होगा कौन सी लाइन, जो ये वाली लाइन। बात समझ में आ गई? स्लोप की वैल्यू ज्यादा तो एंगल ज्यादा, बस एक मुझे नोट ये लिखवाना था, ठीक है, ये बात समझ में आनी चाहिए आपको। सुनो दोबारा, ठीक है। अभी तक का जो कंक्लूजन है, हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, लेकिन अभी तक का जो कंक्लूजन है वो एक बार रिवाइज करा दूं। नेक्स्ट टॉपिक के स्लोप वाला टॉपिक यहाँ समझ लो इतना ही मतलब जरूरत का टॉपिक था, वो हमने सीख लिया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं, उससे पहले एक बार देख लें क्या क्या सीखा, ताकि याद रहे, है ना। देखो जो मुझे यूज करना है आगे, सबसे पहली चीज मैं आपको एक लाइन दूंगा कोई भी, 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल 0, ये एक लाइन है, हमें कहना है कि भाई इसका स्लोप क्या होगा, तो आपको स्लोप निकालना आना चाहिए इस लाइन का, एक इंफॉर्मेशन, ठीक है, स्लोप निकालना आना चाहिए, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। दूसरी बात ये, दो तरीके हैं इसके निकालने के ना, एक तरीका क्या है कि सर या तो भाई मैं mx प्लस सी के फॉर्म में लिख दूं, या मैंने दिखाया कि आप डायरेक्टली क्या करो, इस लाइन में स्लोप निकालने के लिए माइनस ए अपॉन बी फॉर्मूला यूज कर दो, स्लोप इक्वल माइनस ए अपॉन बी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा, कहानी खत्म स्लोप की। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये पूरा आपका सिलेबस का पार्ट है। अब जो बताने आ रहा हूं मैं वो क्या है, इसको मैं ब्लैक करता हूं पहले, ठीक है। देखो समझना बच्चों अच्छे से, मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया, मैंने कहा कि ये बताओ कि मुझे, ये मान लो पेपर है ना, ये प्लेन है, ये बोर्ड है, इस बोर्ड पे मैंने आपको 2 लाइन दी है ना, मैंने कहा आई हैव गिवन यू 2 लाइन्स, मैंने आपको कितनी लाइन दी बच्चों, 2 लाइन, ठीक है भाई, 2 लाइन्स दे दी है ना। एक लाइन मान लो ये है, कुछ भी रैंडम सा ले लेते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, ठीक है, ये एक इक्वेशन है, इससे एक लाइन बनेगी, हम सब जानते हैं, ठीक है ना। और ऐसे ही दूसरे लाइन और लेते हैं, मान लो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, ये 2 लाइन है, दोनों की कोएफिशिएंट्स सेम है यहाँ पर, तो मैंने क्या किया, इसे अलग अलग कर दिया, मान लो इसको a1 बोल दिया, इसको b1 बोल दिया, इसको c1, इसको a2, इसको b2 और इसको c2, कोई दिक्कत तो नहीं है इससे, ठीक है। ये 2 लाइन है हमारे पास। अब मुझे ये बताना है आपको
ये बताइए क्या इन दोनों लाइन को अगर मैं ड्रॉ करने जाऊं इस बोर्ड के ऊपर, तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है? ठीक है, क्वेश्चन क्या है, कितने तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो, है ना। जैसे मान लो किसी बच्चे से हमने कहा कि भाई ड्रॉ करके दिखाओ, तो उसने क्या किया, उसने लिया, ये बच्चों एक तरीका ये हो सकता है दो लाइन ड्रॉ करने का, फर्स्ट लाइन मान लो ये है और सेकंड लाइन ये है, इस तरीके से ड्रॉ कर सकता है कोई भी लाइन। दोनों लाइन कैसी हो गई, परपेंडिकुलर हो गई, है ना। मान लो 90 डिग्री पर उसने ड्रॉ किया है, ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। अच्छा, एक तरीका और आप सोचो, मान लो एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल, तो ऐसा भी तरीका हो सकता है लाइन ड्रॉ करने का। बात सही है क्या? ठीक है, दो लाइन बिल्कुल सही। अच्छा, और कैसे ड्रॉ कर सकते हैं भाई, बताओ और कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? क्या मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, एक रैंडम लाइन ये गई और एक लाइन ये गई, ये भी क्या है, दो स्ट्रेट लाइन है, ड्रॉ कर दिया हमने। ठीक है, तीन तरीके। और कोई तरीका है, जरा सोच के बताओ, क्या और कोई चौथा तरीका है, चौथी पॉसिबिलिटी है किसी भी दो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए? आप सोचो जरा। एक तो हमने ऐसे कर दिया, दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो गई, और ये जो है इसमें दोनों लाइन कैसी हो गई, पैरेलल हो गई, और एक जनरल मैंने ऐसी रैंडमली इंटरसेक्टिंग लाइन बना दी। और कोई तरीका सोचो जरा, आप थोड़ा दिमाग पे जोर दो, क्या कोई और तरीका पॉसिबल है दो लाइन ड्रॉ करने का? ठीक है, नहीं आया, देखो ऐसा भी तो हो सकता है बच्चों, एक लाइन आपने ऐसे ड्रॉ करी, ठीक है, और जो दूसरी लाइन है वो भी इसी के ऊपर चढ़ा दी भाई ऐसे। बात समझ में आई? ये भी तो हो सकता है। ये चार पॉसिबिलिटीज हमें समझ में आ रही हैं, बिल्कुल बेसिक बात है कि अगर कोई भी दो लाइन ड्रॉ करने के लिए कहे किसी भी पेपर के ऊपर, तो ये चार पॉसिबिलिटीज है, या तो भाई दोनों को मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, या तो मैं इन दोनों लाइन को पैरेलल ड्रॉ करूंगा, या तो इन दोनों लाइन को जनरली इंटरसेक्टिंग करूंगा। इंटरसेक्टिंग का मतलब ये एंगल कुछ भी हो सकता है ना, 30 डिग्री कुछ भी, लेकिन यहाँ 90 डिग्री है, ठीक है, यहाँ पर ये इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही भाई, और यहाँ पर इंटरसेक्ट चाहिए तो ओवरलैप कर गई भाई, ये क्या कर गई, ओवरलैप। ठीक है, तो देखो हमने ये चार पॉसिबिलिटीज हम समझ पाए, ये चार पॉसिबिलिटीज हमें आइडिया लग गया। ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात है, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक, सही है। चलो अब देखो, यहाँ से मैं आपको मतलब समझाऊंगा, एक नया टॉपिक हमारे पास आने वाला है, वो है टॉपिक नंबर 2, वो है सॉल्यूशन। क्या है बच्चों, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? ये केमिस्ट्री वाला सॉल्यूशन नहीं है, ये है मैथ्स वाला सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें क्या करना है, देखो सॉल्यूशन का मतलब होता है एक्स और वाई की कॉमन वैल्यूज जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें। क्या कहा मैंने सपोज करो बच्चों, मैं एक आसान सा एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने कहा एक लाइन है मेरे पास 3x + y = 4, ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ना। और मान लो ये लाइन ऐसे है, ये स्ट्रेट लाइन ये ऐसे ड्रॉ करके किसने दी थी, ठीक है, ये इक्वेशन है, ये इसकी ड्राइंग है। क्लियर? सही है भाई, बिल्कुल सही है सर। अब देखो आगे, हमने कहा कि एक पॉइंट दे रहा हूं बच्चों में, है ना, पॉइंट दिया मैंने आपको 1,2। मैंने कहा कि बताइए ये वाला पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। तो आपने क्या समझा, पॉइंट हम जानते हैं, पॉइंट में ये x की वैल्यू होती है बच्चों, पॉइंट में सब जानते हैं, ये x की वैल्यू होती है और ये y की वैल्यू होती है। तो आप यहाँ पर 1 रखोगे, यहाँ पर 2 रखोगे, है ना, तो जैसे ही आप x 1 रखोगे कितना बन जाएगा, ये 3, और जैसे यहाँ पर 2 रखोगे 3 + 2 5, और यहाँ पर क्या है 4। बात समझ में आई? ये आ गया 5 और यहाँ आ गया 4, क्या ये इक्वल है? नहीं। तो हमने कहा इस वाले पॉइंट ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया। बात समझ में आई? इस वाले पॉइंट ने, ये जो भी पॉइंट है, मान लो ए एक पॉइंट था, इस पॉइंट ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया। मतलब ये होगा ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर नहीं होगा, कहीं बाहर पड़ा हुआ होगा भाई, मान लो 1,2, ये कहीं ऐसे होगा पॉइंट। बात सही है? अच्छा, एक एग्जांपल और ले लेते हैं समझने के लिए। मान लो मैंने लिखा बच्चों एक पॉइंट और, ये लिखा मैंने B, और ये लिखा मैंने 1,1। मैंने कहा बताओ ये वाला पॉइंट
इस लाइन के ऊपर आ रहा है नहीं आ रहा, ये जो पॉइंट है बी, ये क्या इस लाइन के ऊपर है या नहीं, तो कैसे चेक करोगे आप, ये इसको सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा, ये देखना है। तो x की जगह आपने रखा 1, अगेन वही सारी बातें आपने रखा, ये है x की वैल्यू, ये है x, ठीक है, और ये है y, यहाँ रखो 1 3 और यहाँ रखो y, तो 1 3 + 1 4, तो यहाँ भी 4 आ गया बच्चों, यहाँ भी 4 आ गया। इसका मतलब इस वाले पॉइंट ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, मतलब ये जो बी पॉइंट है ये पक्का यहाँ पर लाई कर रहा होगा। बहुत अच्छी बात है सर, बिल्कुल सही यहाँ तक, ठीक है। तो सेटिस्फाई का मतलब होता है कि ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब उस वाली स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, उस पर लेटा हुआ है, उस पर आराम फरमा रहा है। बात सही है यहाँ तक, ठीक है, वेरी गुड। अब मैंने क्या कहा, सॉल्यूशन है ना, अब आते हैं हम डेफिनेशन पे। मैंने कहा मैं दो इक्वेशन ले रहा हूँ बच्चों, x + y = 8 और 3x - y = 7, ठीक है। मान लो सपोज करो कि दो इक्वेशन है हमारे पास, मैंने कहा एक ऐसा कॉमन पॉइंट बता दो मुझे, इसकी भी ड्राइंग ड्रॉ करो, इसकी भी ड्राइंग बनाओ, और फिर देखो एक ऐसा कॉमन पॉइंट बताओ जो दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करे। दोनों इक्वेशन को, जैसे आपने भी देखा सेटिस्फेक्शन का मतलब ऐसे, यहाँ पर दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली एक साथ सेटिस्फाई करे, मतलब एक ऐसी x और y की वैल्यू जो मैं इसके अंदर अगर पुट करूं तब भी यहाँ पर 8 आ जाए सेटिस्फाई, और वही सेम वैल्यू जब मैं यहाँ भी पुट करूं x और y की जगह तब भी क्या आ जाए, सेम 7 आ जाए, यानी दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। तो वही जो x y की वैल्यू होगी उसी को क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। बात समझ में आई। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, कॉमन वैल्यूज ऑफ x एंड y, x और y की कॉमन वैल्यू विच सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन साइमल्टेनियसली, जो दोनों ही इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करता है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। आप चाहे तो लिख लो इस बात को और अच्छा रहेगा। हमने क्या कहा, x और y की एक ऐसी वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करें, ठीक है भाई, लिख लेते हैं इसको, है ना, अच्छा रहेगा। और ये सब हमने आपको एग्जाम्पल समझाने के लिए दिया है। क्लियर, लिखो कॉमन वैल्यूज ऑफ x एंड y, कॉमन वैल्यूज ऑफ x एंड y which satisfies both the equation, common values of x and y which satisfies both the equation simultaneously, और लिख दो, अच्छा रहेगा। कोई भी इसका मतलब आपसे ये नहीं पूछेगा कभी भी, है ना, ये डेफिनेशन एग्जाम में कभी नहीं आएगी, ठीक है। ये तो सिर्फ कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए, कोई इसकी डेफिनेशन कभी नहीं पूछेगा। आपको क्लियर होना चाहिए सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ठीक है भाई। सॉल्यूशन, रूट, ये सब आपने सुना होगा ना, जीरोस, तो वैसा ही है सॉल्यूशन, क्लियर है। चलो वेरी गुड, ठीक है भाई, हमें सॉल्यूशन का मतलब क्लियर होगा। सॉल्यूशन का मतलब सर x और y की वो कॉमन वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई कर जाए। वेरी गुड, ठीक है भाई, यहाँ तक बिल्कुल सही। चलो आगे बढ़ते हैं। आप जरा ये चार ड्राइंग देख के बताओ मुझे, ये चार इमेजेस देख के बताओ, क्या इसमें कोई ऐसा है, कोई ऐसा पॉइंट है इस पूरे ड्राइंग के अंदर जो दोनों लाइन को कॉमन हो, जो दोनों लाइन को एक साथ सेटिस्फाई करे? तो आपका जवाब होना चाहिए यस सर, बिल्कुल सही बात है, आसान सी बात है ये तो, है ना। ये एक ऐसा पॉइंट है जो लाइन नंबर 1 पर भी है और लाइन नंबर 2 पर भी है। इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। बिल्कुल सही बात है सर, ठीक है। यार यहाँ देख के बताओ, यहाँ पर कोई कॉमन पॉइंट एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता? आप खुद सोचो यार, ये लाइन कभी आगे जाके मिलेंगी? हाइपोथेटिकली तो हम सोचते हैं मिलेगी, लेकिन पैरेलल लाइंस कभी मिलती नहीं है। ये लाइन कभी नहीं मिलेगी, ये भी कभी नहीं मिलेगी, है ना। इसका मतलब क्या होगा, कभी कॉमन पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, कभी कॉमन पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब ये होगा कभी भी हमें इस लाइन में सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। बात सही है, वेरी गुड। इस लाइन को देख के बताओ भाई, है ना। यहाँ पर देखो रैंडम लो 2 लाइन ड्रॉ कर रखी है, और सही से कर देता हूँ। चलो हमने ये येलो से करते हैं, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है रैंडम। बताओ कोई ऐसा पॉइंट है जो दोनों लाइन को सेटिस्फाई करे, मतलब ऐसा पॉइंट जो दोनों लाइन पे कॉमन हो। बिल्कुल बात सही है सर, ये पॉइंट दिख रहा है साफ साफ, ये एक ऐसा पॉइंट है
जो इस लाइन के ऊपर भी बैठा हुआ है और जो सेकंड लाइन है उसके ऊपर भी बैठा हुआ है, यही तो है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर बताओ, ये काफी इंटरेस्टिंग है, इस पे कोई कॉमन पॉइंट बताओ जो दोनों लाइन को सेटिस्फाई करे। तो क्या आपका जवाब होगा कि सर इस पे तो हजारों पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, इस पे तो बहुत सारे पॉइंट है भाई, है ना, इस पे तो बहुत सारे पॉइंट है कॉमन। इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं इसको टेक्निकली अच्छी तरीके से बोलना चाहूं तो मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या कि ये जो दोनों लाइन है इस पे एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, वन कॉमन पॉइंट है, वन कॉमन पॉइंट मतलब एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों लाइन पे कॉमन है। इसमें कहेंगे क्या हम लोग, इसमें बोलेंगे कि सर इसमें तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, नो कॉमन पॉइंट एग्जिस्ट, बिल्कुल सही बात है भाई। इसमें बताओ तीसरा केस जो है, ये तीसरा केस कहेंगे सर इसमें भी एक ही कॉमन पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, वन कॉमन पॉइंट एग्जिस्ट, बिल्कुल सही बात है, वन कॉमन पॉइंट। इसमें सर इसमें तो बहुत सारे कॉमन पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं, मैनी कॉमन पॉइंट एग्जिस्ट, वाओ कितनी अच्छी बात है यार ये, बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक है, मैनी कॉमन पॉइंट्स एग्जिस्ट, ठीक है भाई, यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो बात समझना अच्छे से, हमने क्या किया बच्चों, हमने कहा कि जो बेटा फर्स्ट वाला केस था ना, फर्स्ट वाला केस वन कॉमन पॉइंट, इसको बोल देते हैं अच्छे तरीके से कि यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट, बिल्कुल सही है भाई, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा एक चीज मुझे बताओ उससे पहले, एक बात का जवाब दो, ये जो लाइन है यहाँ तो भाई ओवरलैपिंग है, ठीक है, ये जो लाइन है इसको हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, ये भी इंटरसेक्टिंग है, ये पैरेलल है ना, नाम दे सकते हैं क्लियरली। हाँ, फर्स्ट वाले और थर्ड वाले केस में, इसमें इन दोनों केस में एक डिफरेंस क्या है कि ये कुछ भी एंगल हो सकता है, 35 डिग्री, 40 डिग्री, 89 डिग्री, और ये एंगल एग्जैक्टली कितना है, 90 डिग्री। थोड़ी देर और बस, हाँ थोड़ी देर और बता दें। अरे चलना तो यार, चलिए ना, मैं आ रहा हूँ, मैं 10-15 मिनट आता हूँ, खाना खाना आता हूँ, खाना तो थोड़ा सा बेसिक पढ़ा रहा हूँ बहुत। हाँ बच्चों, ठीक है भैया ना, बिल्कुल सही, आवाज आ रही है, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। तो एक बात कहते हैं, हम ऐसा बोल देते हैं भाई, हाँ इसमें और इसमें बस ये है कि परपेंडिकुलर लाइन है और ये जनरल कुछ भी एंगल हो सकता है ना। तो एक काम करते हैं ना, इसमें मैं आपको बाद में डिफ्रेंशिएट करूंगा, है ना, ये और ये हम कैसे गैस करेंगे कि ये परपेंडिकुलर है या जनरल इंटरसेक्टिंग कुछ भी लाइन है, वो हम बाद में करेंगे। अभी हम मोटे मोटे तौर पे इतना बोल पाते हैं क्या, कि मैंने कहा कि भैया 3 ही केस बना लो बस, अच्छा रहेगा हमारे लिए, 3 केस बना लो। पहला केस ये बना लो कि या तो लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, है ना, या तो लाइन कैसे होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, एक केस ये बना लेते हैं, ठीक है, या लाइन पैरेलल होगी भाई, बिल्कुल सही बात है, इंटरसेक्टिंग होगी या पैरेलल लाइंस होंगी, एक केस ये बना लेते हैं। और तीसरा बना लेते हैं क्या, कि लाइंस जो है वो ओवरलैपिंग है। हमने ये 3 केस बना लिए भाई, बिल्कुल सही बात है, हम 3 केस समझ लेते हैं ना, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस या ओवरलैपिंग लाइन। एक केस और, अगर लाइन परपेंडिकुलर है ना, वो एडिशनल है, चलो उसको भी देख ही लेते हैं ना, आप भी क्या याद रखोगे ना, अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग में भी, इंटरसेक्टिंग
एट 90 डिग्रीज। हमने ये 4 केस बना लिए, ठीक है। अब देखो, जो यहाँ से आपको समझना है ना, पहले हम समझेंगे, बाद में हम उसको कंक्लूड करेंगे, ठीक है। ये बातें हमें समझ हो, ये क्या होगा, पहले ये समझना है, बाद में हम इसको कंक्लूड करेंगे क्या चीज़ कैसे आ रही है, ठीक है ना। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है यहाँ से, समझते हुए चलो। क्वेश्चंस अभी बहुत आराम से बनेंगे आपसे, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस बनेंगे, लेकिन एक बार कंसेप्ट पकड़ में आ जाए, है ना, क्या है। ठीक है भाई, बिल्कुल सही। चल तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। देखो, समझना बच्चों, मैंने कहा इंटरसेक्टिंग लाइंस है ना। सपोज करो, अब दोबारा हम लोग कहाँ पर आ रहे हैं, स्लोप के ऊपर, क्योंकि सारी चीजें स्लोप से आने वाली हैं, ठीक है। देखो, अगर दो लाइन है ना, और अगर दोनों लाइन का स्लोप, अगर दोनों लाइन का स्लोप है ना इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, मैंने क्या कहा कि अगर स्लोप्स जो है दो लाइन के वो इक्वल नहीं है, ठीक है, तो बताओ क्या वो दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग होंगे या नहीं, सोच के बताओ। मैंने क्या कहा आपसे, देखो मैंने क्या भाई, मान लो ये एक लाइन है, ठीक है। पहले इसको मैं ऐसा करता हूँ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सिखाएगा ना। ये एक्स एक्सिस है बच्चों, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। अब मैंने दो लाइन ले ली रैंडमली, मान लो एक लाइन ये है, सही है, और दूसरी लाइन ये है, ये वाली, ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात है। अगर ये दोनों लाइन, समझना, इसका एंगल सपोज करो 30 डिग्री है ना, तो जो सेकंड लाइन होगी वो भी कितना होगा, 30 डिग्री, इंक्लाइनेशन सेम होगा। अगर लाइन कैसी है, पैरेलल। बात समझना क्या कहना चाह रहा हूँ, बात समझना, ये है पैरेलल। मैंने क्या कहा, लेकिन अगर स्लोप इक्वल नहीं है, अगर स्लोप इक्वल नहीं है तो एंगल भी इक्वल नहीं है, और अगर एंगल इक्वल नहीं है तो मैं क्या ऐसे कह सकता हूं, देखो क्या ये लाइन अगर ऐसे जा रही है तो सेकंड लाइन का स्लोप अलग होगा, नहीं होगा, ठीक है। स्लोप इक्वल नहीं है मतलब एंगल इक्वल नहीं है, और एंगल इक्वल नहीं है तो ये लाइन ऐसे हुई है, एंगल अलग हो गया, दोनों एंगल अलग अलग, लाइन इंटरसेक्टिंग। नई बात समझ में आई, एक बात समझ लेते हैं ना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, दो बातें और रिमार्क, दोबारा उस टॉपिक पे चलेंगे, अलग से आपको समझा दूंगा ना, अलग से उस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं ताकि टॉपिक समझने में आसानी हो, ठीक है। मैंने क्या कहा, पहला रिमार्क कि अगर स्लोप्स इक्वल है, ठीक है, मतलब क्या क्या हो गया भाई, ऐसा होगा कुछ केस, ये लाइन है फर्स्ट, ठीक है, और ये लाइन हमारी है थर्ड, सेकंड, ठीक है, ये दो लाइन है, ठीक है। मैंने कहा अगर स्लोप इक्वल है तो आप क्या समझे कि सर एंगल इक्वल होंगे, बिल्कुल सही बात है, जितना एंगल ये वाला होगा उतना एंगल ये होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल सब जानते हैं ना, स्लोप इक्वल है, एंगल इक्वल होंगे। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया बच्चों, समझना, सपोज करो ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, स्लोप्स क्या है, इक्वल। अगर स्लोप्स इक्वल हैं तो लाइन कैसी हो गई, पैरेलल, वेरी गुड, बिल्कुल सही बात, लाइंस कैसी हो गई, पैरेलल, वाह, कितनी अच्छी बात समझ में आ गई ना। कभी भी दो लाइन के स्लोप इक्वल है तो लाइन कैसी हो जाएगी, पैरेलल। ये है हमारा फर्स्ट रिमार्क, ओके। चलो सेकंड बात और हमें लिखनी है, सेकंड देखो, मैंने कहा बच्चों अगर स्लोप इक्वल नहीं है, स्लोप्स आर नॉट इक्वल, अगर स्लोप इक्वल नहीं है तो क्या होगा, आप खुद बताओ मुझे। मैंने लिया, ड्रॉ करके देख लेते हैं ना भाई, बिल्कुल सही। सर ये हो गया एक लाइन, इसका कुछ स्लोप होगा, सपोज करो सर ये है 30 डिग्री एंगल, कितना है 30 डिग्री। तो भाई ये बताओ आप कि अगर मैं एक सेकंड लाइन ड्रॉ कर दूं, मान लो ये, इसका मान लेते हैं 60 डिग्री, स्लोप इक्वल नहीं है, अगर स्लोप इक्वल नहीं है तो ये क्या, ये लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी, साफ साफ दिख रहा है, ये इक्वेशन ऐसे जाएगी, ये वाली लाइन, और ये जो लाइन होगी बच्चों ये ऐसे जाएगी, और ये कहीं ना कहीं यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी। तो कंक्लूजन क्या है, अगर स्लोप इक्वल नहीं है तो लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग। बस ये दो रिमार्क हैं, ठीक है। अब मेरा काम इतने में चल जाएगा, ठीक है भाई। तो अभी तक हमने क्या सीखा, दोबारा एक बार रिवाइज करा दूं। सबसे पहला टॉपिक क्या था, स्लोप निकालना आना चाहिए, स्लोप क्या होता है, स्लोप कैसे निकालते हैं। दूसरा टॉपिक, 4 केसेस पॉसिबल थे, उसमें भी हमने कहा कि 2 केसेस जो है वो एक परपेंडिकुलर का है और एक
किसका है भाई? जनरल इंटरसेक्टिंग लाइन का है ना। तो हमने चारों केसेस लिख दिए, ठीक है। 4 केस लिखने के बाद अब हमें इनके लिए कुछ रूल्स, है ना, कुछ रूल्स हमें बताने हैं भैया ना। हम चाह रहे हैं यार कुछ ऐसे रूल्स मिल जाएं जिससे हम फौरन बता पाए देखते ही। भाई बार बार इक्वेशन सॉल्व करना, ड्रॉ करना, फिर उससे जवाब देना, वो तो करेंगे नहीं। हम चाह रहे हैं हम डायरेक्टली देख के बोल पाए, है ना। ठीक है, देखो कैसे समझना बच्चों। ये है भाई, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ठीक है। लाइव चल रहा है, बढ़िया, बिल्कुल सही। देखो, हाँ, अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है, ठीक है, तो मैंने क्या लिखा? अगर स्लोप्स आर नॉट इक्वल, हम जानते हैं, अभी हमने देखा, अगर स्लोप इक्वल नहीं है तो लाइंस कैसी होंगी भाई? इंटरसेक्टिंग, बिल्कुल सही बात है। जो दोनों स्लोप होंगे, मान लो फर्स्ट लाइन का स्लोप और सेकंड लाइन का स्लोप, ये इक्वल नहीं होगा। बात सही है क्या? क्लियर? अच्छा, पैरेलल लाइंस में क्या समझते हो? स्लोप्स कैसे होंगे बच्चों? इक्वल। अभी देखा हमने, स्लोप्स कैसे होंगे? इक्वल। अगर स्लोप इक्वल है तो लाइन कैसी हो जाएगी भाई? पैरेलल, यानी स्लोप इक्वल का मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, तो लाइन कैसे होगी? पैरेलल। बात तो एक ही है, ठीक है ना, बिल्कुल सही। ओवरलैपिंग लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइन, इसको समझेंगे ना। देखो, सपोज करो बच्चों, थोड़ा समझना है ना। मान लो मैंने लिखा, मैंने बनाया ये, ठीक है, और यहाँ पर फर्स्ट लाइन ये है और सेकंड लाइन ये है, ठीक है। तो आप यहाँ से एक बात बोलोगे कि सर जो ओवरलैपिंग लाइंस हैं ये तो सेम ही लाइन है ना। अरे आपको मैंने बनाया है अलग अलग, लेकिन कोई जनरल आदमी आएगा तो क्या सर ये तो लाइन सेम ही है ना, लाइन तो सेम है सर। यानी ऐसा हो गया, सपोज करो मैंने फर्स्ट लाइन लिखी बच्चों, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, ये फर्स्ट लाइन है। तो सर ये दूसरी लाइन भी तो सेम है, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या? 2ax प्लस 2by प्लस 2c इक्वल 0, तो 2 कॉमन लेके कट जाएगा, दोबारा सेम आ जाएगा। तो इक्वेशन अलग अलग है लेकिन लाइन क्या है? एक है। बात समझ में आई थोड़ी बहुत? अच्छा सुनो, नहीं आई तो दोबारा समझा देता हूँ एक बार। देखो सुनो, मैंने ये कहा बच्चों कि ये जो लाइन लिखी है यहाँ पर, x प्लस वाई इक्वल 7, मान लो कुछ भी है, x प्लस वाई इक्वल 7। अगर ये फर्स्ट लाइन है, मान लो ये येलो वाली लाइन है, ठीक है ना, एक लाइन, तो सेकंड लाइन में लिखता हूँ क्या? 2x प्लस 2y इक्वल 40। दो इक्वेशंस तो अलग अलग हैं लेकिन लाइन क्या है? एक। क्योंकि लाइन क्या है? ये एक ही तो लाइन है, इक्वेशन अलग अलग करनी है, लाइन तो एक ही है ना। ओवरलैप करके मतलब सेम हो गई लाइन, ठीक है। कोई क्या नहीं सर, 5x प्लस 5y इक्वल 5 सत्ते 35, बिल्कुल सही बात है। अगेन 5 कॉमन ले होगा, कट जाएगा और ये सेम रहेगा। तो हमें एक बात समझ में आ गई क्या, कि भाई यहाँ तो बात समझ में आ रही है कि स्लोप जो है वो इक्वल नहीं होंगे। यहाँ पर भी समझ में आया है कि स्लोप जो है वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। लेकिन यहाँ तो सर स्लोप का कोई खेल ही नहीं है, ये तो लाइन ही सेम हो गई। बात सही है क्या? लाइन सेम, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो, इसको मैं आपको लेटर ऑन वी विल प्रूव, इसको हम लोग प्रूव करेंगे अभी, और उसके बाद हम आपको एक रिजल्ट देंगे प्रूफ करने के बाद, ठीक है। उस रिजल्ट को याद रखना है, मैं उस रिजल्ट को यहाँ लिख दूंगा अभी, है ना। अभी उसको आप वहां से दिमाग हटाएं, इन तीनों केसेस पर आ जाए, ठीक है ना। चलो चलो ऊपर चलते हैं और थोड़ा सा, ठीक है भाई, बिल्कुल सही। इंटरसेक्टिंग लाइन में हमें ये बात समझ में आ गई। अच्छा, और क्या पॉइंट लिखूं सर मैं यहाँ पर? अगर लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, स्लोप इक्वल नहीं होगा। स्लोप इक्वल नहीं होगा तो इंटरसेक्टिंग मतलब एक कॉमन पॉइंट, तो मैं बोल सकता हूँ कि एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। एक कॉमन पॉइंट का मतलब एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और एक मतलब यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। बिल्कुल सही बात है भाई, ठीक है। इसमें क्या लिख सकते हैं? अगर लाइंस पैरेलल होंगी, स्लोप इक्वल होगा, तो कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात है, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। क्या बात सही है? कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि लाइन कैसी है? पैरेलल, स्लोप क्या है? इक्वल, ठीक है भाई, बिल्कुल सही। अच्छा, ओवरलैपिंग लाइन है तो बहुत सारे कॉमन पॉइंट, मतलब मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट, या बोल सकते हैं क्या? इनफाइनाइट सॉल्यूशन
एग्जिस्ट। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। यहाँ पर भी क्या हुआ बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, लाइन परपेंडिकुलर तो है ना, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और यहाँ पर जो रिजल्ट होगा वो हम अभी बताएंगे आपको। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, बिल्कुल सही भाई, है ना। अब देखो आगे टॉपिक पे चलते हैं ना, ये हमने बेसिक समझ लिया, आगे टॉपिक पे आओ। आगे टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है, मुझे ये देखना है बच्चों कि अलग अलग पढ़ेंगे ना। पहला केस है यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट वाला, है ना। पहले केस को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं ना, या बोल सकते हो क्या आप इंटरसेक्टिंग लाइंस, है ना, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, इस केस को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, फिर वहां से कंडीशन निकल के आएगी। चलो समझो, समझना बच्चों, मैंने जनरल दो लाइन ली, लेट a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। ठीक है भाई, हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए सीखना है ना। अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो वो कंडीशन कैसे बनाई जाती है, कंडीशन कैसे आती है, वो मुझे पता होना चाहिए, है ना। तो मैंने जनरली दो लाइन ले ली है ना, इन जनरल। मैं वेरिएबल मैंने सिंपल नहीं लिया ना, ऐसे नहीं लिया, ठीक है ना, x प्लस वाई टू, है ना, मैंने ये जनरल ले लिया, a b c, इस तरीके से कोएफिशिएंट जनरल ले लिया। ठीक है भाई, अब देखो, क्या आप मुझे इन दोनों लाइन के स्लोप निकाल के दे सकते हो क्या भैया? फर्स्ट लाइन का स्लोप ये हो जाएगा m1, ठीक है, बताओ भाई कितना होगा फर्स्ट लाइन का स्लोप, इस वाली लाइन का स्लोप कितना होगा, और इस लाइन का स्लोप सब लोग निकालो फटाफट और मुझे बताओ कितना होगा। ठीक है भाई, यहाँ 0 और लगेगा, ओके सही है। इस लाइन का स्लोप मैंने सिखाया था आपको अभी, क्या, माइनस a अपॉन बी, है ना, तो माइनस a1 अपॉन b1। इसका स्लोप क्या होगा, माइनस a अपॉन बी, यानी माइनस a2 अपॉन b2। बिल्कुल सही, वेरी गुड, इसीलिए सिखाया गया था, है ना। इतनी सी बात मुझे आपसे लेनी थी, इसलिए मैंने आपको दोनों लाइन का स्लोप सिखाया अलग अलग। ठीक है भाई, ठीक है ना, दो लाइन के स्लोप ये निकल के आ गए। अच्छा, लाइन अगर देखो, बात समझ आई नहीं आई, इंटरसेक्टिंग लाइन जनरल ले ली, दोनों के स्लोप निकाल लिए। अब मैंने क्या कहा, अभी आपको पीछे सिखाया था कि अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो इनके स्लोप इक्वल होंगे या नहीं होंगे, बताओ भाई। स्लोप इक्वल नहीं होंगे, बिल्कुल सही कि सर m1 और m2 बिल्कुल इक्वल नहीं होगा, हरगिज इक्वल नहीं होगा। कैसे इक्वल हो जाएगा भाई, है ना, अगर इक्वल हो जाएगा तो लाइन पैरेलल हो जाएगी ना, तो स्लोप इक्वल नहीं होगा, बिल्कुल सही। तो फर्स्ट लाइन m1 की जगह मैं रखूंगा माइनस a1 अपॉन b1, यहाँ आ गया माइनस a1 अपॉन b1, वाओ, माइनस a2 अपॉन b2, वेरी गुड। ये नॉट इक्वल वाला खेल चल रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है भाई। चलो थोड़ा और ऊपर करते हैं इसको। अच्छा बताओ, यहां से साफ साफ ये तो कैंसिल हो गया, ये आ गया बच्चों a1 अपॉन b1 नॉट इक्वल a2 अपॉन b2, सही है क्या? तो देखो थोड़ा सा ब्यूटीफुली लिखना चाह रहा हूं मैं इसको, थोड़ा सा ब्यूटीफुली। तो मैंने क्या किया, देखना मैंने क्या किया बच्चों, इसको यहाँ ले आया a2 को और b1 को वहां पहुंचा दिया उसकी जगह, बस इतना सा खेल कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं इसको। तो यह आ जाएगा क्या, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। कितनी प्यारी कंडीशन निकल के आ गई यार, है ना, काफी अच्छी कंडीशन निकल के आ गई तो, है ना। एक बार देख लो क्या समझाया भाई मैंने, कि जब भी इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, एक बार देखो प्रॉपर बात, जब भी कैसी लाइन होगी, एक बार देखो यहाँ पर हमने हेडिंग डाली, यस बिल्कुल सही, ये हो गया भाई ग्रीन से, ये येलो पिंक से, ओके, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है ना। समझो मैंने क्या कहा कि जब भी लाइन इंटरसेक्टिंग होगी तो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और अगर यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो हम कह सकते हैं क्या, उसको, अगर मुझे समझ में आया क्या होगा, फालतू का परफॉर्मेंस दे रहा हूँ, दोबारा समझो, ठीक है। मैंने कहा जब भी इंटरसेक्टिंग लाइन एग्जिस्ट करेगी तो उनके स्लोप्स क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे, और मुझे किसी भी लाइन का स्लोप निकालना आता है। जनरल अगर कोई लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल 0,
तो उसका स्लोप होता है बच्चों माइनस ए अपॉन बी। ठीक है, तो इस कंसेप्ट से हमने क्या किया, इस लाइन का स्लोप आ गया माइनस ए वन अपॉन बी वन, इसका आ गया माइनस ए टू अपॉन बी टू, और हमें मालूम है दोनों स्लोप इक्वल नहीं होने चाहिए थे क्योंकि लाइन इंटरसेक्टिंग है, तो ये इसके इक्वल नहीं होगा, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आपके सामने एक प्यारा सा रिलेशन आ गया। इससे हम दुनिया भर के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है भाई, चलो बिल्कुल सही। एक क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर, है ना। मैंने आपसे ये कहा भाई आप मुझे इतना बता दो प्लीज बच्चों, मुझे आंसर देना है आपको, है ना, कि बताइए 2x प्लस 3y इक्वल 8, है ना, और ये है 5x प्लस 7y इक्वल 11, क्या ये लाइन इंटरसेक्टिंग है या नहीं? क्वेश्चन है मेरा, क्या ये लाइन इंटरसेक्टिंग है या नहीं? तो आप क्या करोगे कि सर अभी तो आपने खुद सिखाया है, क्या सिखाया है कि भैया जब भी इंटरसेक्टिंग होगी तो बस इतनी सी बात होगी पहले, a1 अपॉन a2 ये बराबर b1 अपॉन b2 के नहीं होगा। अगर ये बात वैलिड है तो लाइन कैसे हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग। तो बताओ मुझे, यहां पर ये बच्चों a1, ये a2, ये b1 और ये b2, बिल्कुल सही। क्या ये इक्वल दिख रहा है आपको? सर बिल्कुल इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो लाइन कैसी है, इंटरसेक्टिंग है। हाँ इंटरसेक्टिंग है सर, इंटरसेक्टिंग लाइन है, यस इंटरसेक्टिंग लाइन है। क्लियर हुआ? तो सिंपल कंडीशन चेक करनी है ना। चलो एक और क्वेश्चन का आंसर दो इसी बात पे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x प्लस रूट 3y इक्वल 8, 5x प्लस, या इसको ऐसा करते हैं बच्चों, 4x प्लस रूट 12y इक्वल 7। बताना यह है क्या ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग है या नहीं? बताओ भाई, ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग है या नहीं? तो क्या करें हम लोग, अगेन हमने सोचा कि सर इतना ही तो चेक करना है, a1 अपॉन a2, ठीक है, b1 अपॉन b2, बिल्कुल सही बात है सर। सर इसको चेक करना है ना बस, हाँ ठीक है, इसी को चेक करना है। ये हो गया भाई कितना, ये हो गया 2 अपॉन 4 यानी 1 अपॉन 2, बिल्कुल सही। रूट 3 अपॉन रूट 12 का मतलब हो गया था ये पूरे को आप एक साथ रूट में ले लो ना, सही है ना। ये क्या है एक्चुअली 3 अपॉन 12 और ये पूरा एक साथ रूट में है, ठीक है भाई। और ये ऐसा होने के बाद 3 1 3 3 4 12, ये तो 1/4 आ गया रूट के अंदर, और 1/4 का रूट 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2, तो सर ये तो इक्वल आ गया। तो अगर ये इक्वल है तो ये लाइन इंटरसेक्टिंग नहीं होगी। नो, लाइंस आर नॉट इंटरसेक्टिंग। कुछ और होगा उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन कब होंगी? कंक्लूजन क्या याद रखना है बस आपको, कि जब भी, अब देखो फाइनल कंक्लूजन दे रहा हूँ ठीक ना, a1x b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0, ये दो लाइन है। और क्या सीख लिया कि यूनिक सॉल्यूशन मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन, दोनों एक ही बात है, बार बार बोल रहा हूं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये कब होगा ऐसा, जब a1 अपॉन a2 आपने निकाला अभी और b1 अपॉन b2 निकाला, अगर ये इक्वल नहीं आते हैं तो लाइन इंटरसेक्टिंग। ये खेल हमने समझ लिया, ठीक है भाई, बिल्कुल सही है। यहाँ तक इंटरसेक्टिंग लाइन की कहानी समझ में आ गई। चलो ये हो गया फर्स्ट। एक दो क्वेश्चन और अच्छे ले लें बच्चों, चलो रैंडम से एक दो क्वेश्चन याद आ रहे हैं मुझे, मैं वो और ले लेता हूँ। क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k अगर if 2x प्लस ky इक्वल 7, 5 माइनस 5x प्लस 3y, माइनस नहीं प्लस कर देते हैं इसको, हाँ 5x प्लस 3y इक्वल 11, ठीक है, आर इंटरसेक्टिंग। अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग हैं तो मुझे आप k की
वैल्यू बता दीजिए। ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे और आते हैं और आए हैं अभी तक। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है ना। हो सकता है पहला क्वेश्चन आपको यही दिख जाए। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस या हैविंग यूनिक सॉल्यूशन। बात एक ही है। ठीक है, चलो भाई करें इसको सॉल्व। आप लोग एक बार ट्राई कर लो भाई, बाकी क्वेश्चन करते हैं साइड में। ओके, लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। देखो भाई, मैंने क्या सिखाया, अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो 110% 2/5 इक्वल नहीं होगा किसके, k/3 के। बिल्कुल सही बात है भाई, यही तो सीखा है अभी। सही है ना, वेरी गुड। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 3 to the 6 और 5 into के 5 के। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप लोग। ठीक है, तो यहां से k कितना आ गया, k आ गया नॉट इक्वल टू 6/5 आ गया भाई। k जो है 6/5 के इक्वल नहीं है। क्लियर है सबको? इसका मतलब क्या हुआ, आंसर है बिल्कुल, हाँ यही आंसर है ना, आंसर यही है। लेकिन मतलब समझो आज इसका, इस आंसर का मतलब क्या है। ठीक है, इसका मतलब समझते हैं ना। ठीक है, मतलब ये हो गया कि जो रियल नंबर लाइन है जिसमें हम जानते हैं बीच में 0 होता है और इधर चलते रहो तो प्लस के नंबर होते हैं और लास्ट में कहीं इनफाइनाइट आ जाएगा। लेफ्ट पे चलते रहो तो नंबर आते आते कहीं पर माइनस इनफाइनाइट भी होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 प्लस इनफाइनाइट, -1 -2 माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, तो 6/5 का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर बच्चों कहीं 6/5 मान लो 1 के आसपास, ये 6/5 है। ठीक है, तो इसने कहा कि k को जो है 6/5 मत होने देना। k जिस दिन 6/5 हो गया वो लाइन इंटरसेक्टिंग नहीं रहेगी। जब यानी आपका जो आंसर हो सकता है, दूसरा आंसर और करके लिख रहा हूं मैं इसको, कि k की सारी वैल्यूज एक्सेप्ट 6/5 है ना, k मतलब ऑल रियल वैल्यूज, ऑल रियल वैल्यूज किसको छोड़ के, एक्सेप्ट 6/5, यानी सबको ले जाना लेकिन 6/5 को मत लेना। 6/5 जिस दिन चला गया उस दिन ब्लेंडर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो 6/5 हमारा आंसर नहीं हो सकता, के का बाकी सारे आंसर पॉसिबल है। क्लियर है ना? यानी इस पूरी नंबर लाइन को ले जाओ, इस सब को ले जाओ, लेकिन 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 दिक्कत क्या है, जिस दिन ये चला गया दिक्कत हो जाएगी। तो के 6/5 को रोक के बाकी सबको अलाउ कर दो। क्लियर हो गया? ठीक है भाई, बिल्कुल सही यहाँ तक है ना। चलो एक क्वेश्चन और ले लें बच्चों, इस तरीके का ज्यादा अच्छा हो जाएगा ना। चलो एक क्वेश्चन और है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, p की वैल्यू बताइए इफ द पेयर ऑफ लाइंस या पेयर ऑफ इक्वेशंस, इफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैविंग यूनिक सॉल्यूशन। बात एक ही है यार, है ना, यूनिक सॉल्यूशन कह दे चाहे इंटरसेक्टिंग लाइन कह दे, बात एक ही है। क्लियर है ना? चलो ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। ओके, कर दें क्या, इक्वेशन भी तो चाहिए ना अभी। इक्वेशन लेते हैं, 12x, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं इसको, ऐसा करते हैं। हाँ, ये हो गया बच्चों 4x प्लस py इक्वल 7। ठीक है, और ये हो गया बच्चों कितना, x प्लस 9y इक्वल 11। ठीक है, या 119 कुछ भी ले लो, है ना, सही है। p की वैल्यू निकालनी है और अगर यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, एक बार ट्राई कर लो आप लोग, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, आई होप सब लोग कर पाएंगे, है ना। ठीक है भाई, इसको और छोटा कर देते हैं। ओके, चलो अगर कर लिया हो तो एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं, काफी अच्छी चीज सीखने को मिलेगी, सॉल्यूशन जरूर देखो, है ना। देखो सबको मालूम था कि जैसे ही सबने बोला यूनिक सॉल्यूशन तो भैया ये तो लिख सकते हैं ना, 4/1 a1/a2 p/9 b1/b2, और ये इक्वल नहीं होना चाहिए था,
सबने इतना कर दिया होगा, ठीक है भाई, ये आ गया। अच्छा बच्चा ऐसा करते हैं, एक थोड़ा सा क्वेश्चन, चलो छोड़ो, नहीं अच्छा कर लो है ना। देखो मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छा करने के लिए इसमें एक आपका छोटा सा करेक्शन कर रहा हूँ, ताकि थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। आप क्वेश्चन ध्यान से लिख लो एक बार। यहाँ भी बच्चों क्या है, पी, क्लियर है। तो ये हो गया पी, एक बार देख लो मैंने क्या किया करेक्शन, सही है। 4x प्लस पी वाई इक्वल 7, पी एक्स प्लस 9y इक्वल 119, 119, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, बी की वैल्यू निकालनी है, चलो ठीक है। तो ये आ गया 4/p, ये आ गया p/9, बिल्कुल ठीक है भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गया बच्चों पी स्क्वायर नॉट इक्वल 9 चौक 36, सही है क्या। पी स्क्वायर नॉट इक्वल 36। अब देखो जरा, यानी यहां से पी की वैल्यू कितना आएगी, कितना पी की वैल्यू आएगी, क्या आंसर देते हो आप बताओ। क्या मैं पी की वैल्यू 6 लिख दूं, बताओ पी की वैल्यू 6 होगी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है ना। खाली 6 नहीं होगी, ओनली 6 नहीं होगी, है ना। बात समझो क्या है। देखो जब भी क्वाड्रेटिक बनना है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमने क्या लिखा, देखो दोबारा, पी स्क्वायर बच्चों अगर 36 है, तो क्या मैं पी की जगह क्या रख दूं कि 36 आ जाए, पी की जगह मैं क्या रख दूं कि 36 आ जाए। आप बोलोगे सर +6 रख दो या -6 भी रख सकते हो। पी का आंसर आप 6 और -6 दोनों दे सकते हो, है ना, ठीक है। आपने ऐसा पढ़ा होगा बचपन में, पक्की बात है। 36 और यहाँ प्लस माइनस, तो ये +-6 आता है, याद है क्या, ऐसा किया है ना कभी। तो इस तरीके से पी के 2 आंसर आ गए। तो यहाँ पर पी की जो वैल्यू है वो +6 या -6 नहीं होनी चाहिए। बाकी कोई वैल्यू ले जाओ आप, लेकिन 6 और -6 को नहीं जाने देंगे, ठीक है ना। क्लियर है, आया नहीं आया समझ में। दिस इज द फाइनल आंसर, P इज इक्वल टू +6 और -6। बात क्लियर है, बताओ भाई। ये था हमारा यूनिक सॉल्यूशन का फंडा, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ये होता है, क्लियर है भाई, वेरी गुड। चलो तो हमने यूनिक सॉल्यूशन प्रॉपर तरीके से समझ लिया। अब आते हैं हम लोग, सेकंड हेडिंग है हमारी भाई, वो है सेकंड केस, लाइंस अगर, इसको मैं लिखूंगा सही से, ओवरलैपिंग है ना, अलग अलग नाम है, ओवरलैपिंग लाइंस या कोइंसिडेंट लाइन भी बोलते हैं इसको, कोइंसिडेंट लाइंस, या फिर ये दोनों लाइन जो होती है ना वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती है ना, एक दूसरे का सहारा ले लेती है ना, तो इसको डिपेंडेंट लाइंस भी बोलते हैं। तो ये सारे वर्ड्स आप याद रखना, ठीक है भाई। ओवरलैपिंग लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस या फिर डिपेंडेंट लाइंस, ठीक है। चलो अब हमारा सेकंड केस है, इसके बारे में हमें समझना है, कंडीशन कैसे आती है, क्या क्या कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, वो समझना है, ठीक है। चलो वेरी गुड, ये हो गया, ठीक है। लाइव सही चल रहा है हमारा, स्टार्ट करते हैं। चलो बिल्कुल बेसिक बात जैसे हमने अभी किया था वैसे ही हमने लिखा बच्चों, दो जनरल इक्वेशन ले ली, लेट a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0, एक कोई भी रैंडम सी इक्वेशन ले लिया ना। सेकंड ले लेते हैं a2x b2y प्लस c2 = 0, दूसरी रैंडम इक्वेशन हमने ले ली एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, ठीक है। अच्छा अब ये दोनों लाइन ओवरलैपिंग है, तो आप समझते ही हैं ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि अगर ये दोनों लाइन इस तरीके की होंगी भाई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है भाई। ये मान लो फर्स्ट लाइन अगर ऐसे गई तो सेकंड लाइन जो होगी वो भी इसके ऊपर ही होगी भाई, है ना। ओवरलैपिंग का मतलब ये चलेगी आपकी सेकंड लाइन, ठीक है भाई। ये वाला केस है, सही है। अब इसके लिए मुझे कंडीशन ड्राइव करनी है, इसके लिए मुझे कंक्लूजन निकालना है कि मैं देखते ही, इक्वेशन मुझे दे रखी है और मैं देखते ही बता दूं कि ये लाइन ओवरलैपिंग, मुझे ड्रॉ करना ना पड़े कि मैं उसे लाइन ड्रॉ करूँ, पॉइंट निकालूं, फिर वो लाइन खींचूं, फिर वो देखूं, वो सब नहीं करना। हमें डायरेक्टली क्या करना है, इक्वेशन देखनी है और बताना है ये लाइन ओवरलैपिंग है या नहीं है, ये लाइन कोइंसिडेंट है या नहीं, ये लाइन डिपेंडेंट है या नहीं है, ठीक है ना। क्लियर है, चलो सही है, ये बात समझ में आ गई भाई, वेरी गुड। इसकी कंडीशन समझते हैं कैसे ये ड्राइव कर सकते हैं। अगेन
सारा कंसेप्ट किसका है? स्लोप का। ठीक है, स्लोप निकालना सबको आता है, तो एक काम करो, सबसे पहले मुझे आप स्लोप दे दो यार, है ना। इस लाइन का स्लोप क्या होगा, फर्स्ट लाइन का? तो सर इसका हो जाएगा -a1/b1, बिल्कुल सही है। सेकंड लाइन का स्लोप क्या होगा बच्चों? ये हो जाएगा सर -a2/b2, ये स्लोप हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है ना, ये आ गया स्लोप। अच्छा, अब बताओ मुझे जरा सोच के बताओ यार, ये लाइन सर पैरेलल तो है, बिल्कुल सही बात है, ये दो दो लाइन जो है ना ये पैरेलल तो है, स्लोप तो बराबर होगा ही होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है ना। ये लाइन भाई पैरेलल के साथ साथ ओवरलैपिंग भी है, ओवरलैपिंग का मतलब ये हो गया, समझना, ये भी लाइन पैरेलल है, बिल्कुल पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, हाँ ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, हाँ ये भी पैरेलल है ना। लेकिन ये थोड़ा स्पेशल केस हो गया, ओवरलैपिंग का थोड़ा सा स्पेशल केस ये हो गया कि लाइन ही सेम हो गई। कोई बंदा आएगा सामने से देखेगा तो ये तो लाइन सेम ही है ना। अगर ये लाइन सेम है इसका मतलब ये होगा, अगर दो इक्वेशन लिखनी है तो मैंने अभी आपको समझाया था ना, मान लो कोई लिख रहा है कि 2x + 3y = 11, तो अगर सेम इक्वेशन मुझे डेवलप करना है इसी के हेल्प से, तो मैं इसको 4x कर दूं, इसको 6y कर दूं, इसको 22 कर दूं। इक्वेशन देखने में तो अलग अलग हो गई लेकिन लाइन सेम जाएगी, क्यों? क्योंकि यहाँ से 2 कॉमन लेके दोबारा सेम इक्वेशन ही आ जाएगा। क्या बात सही है? और इसके अंदर ऑटोमेटिक स्लोप इक्वल ही होगा, इसका इसका आप देखोगे तो स्लोप इक्वल ही आएगा, निकाल के चेक कर लो चाहे तो। इसका स्लोप निकालो -a/b -2/3, इसका स्लोप निकालो -4/6, -4/6 भी कितना है? -2/3। बात सही है क्या? स्लोप तो इक्वल होगा, लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है? एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि सर ये तो एक तरीके से आप ये दिखाना चाह रहे हो कि सर ये 2/4, ये 2/4, ये 3/6 और ये 11/22, तो ये तीनों ही इक्वल हो गए, बिल्कुल सही है ना। मैं यही तो दिखाना चाह रहा हूँ कि तीनों ही इक्वल है भाई। आप देख पा रहे हो 2/4, 3/6 और 11/22, तीनों इक्वल हो गया ना। 1/2 ये भी हो गया, 1/2 ये भी हो गया, 1/2 ये भी। वाह, कितनी अच्छी बात निकल के आ गई। स्लोप वाली कंडीशन इसके अंदर आ गई, लेकिन एडिशनल बात क्या निकल के आ गई कि जो ये रेशियो है ना ये भी बराबर है। देखो ना, तीनों ही बराबर है, स्लोप तो है बराबर, लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है? C1/C2 भी बराबर है। तो बात समझ में आई कि जब भी लाइन ओवरलैपिंग कहेगी तो आपको फाइनल कंक्लूजन दे रहा हूं, जब भी लाइन ओवरलैपिंग होगी तो आपको ये याद रखना है कि तीनों लाइन, तीनों इक्वेशंस, ठीक है भाई। एक बार यहां लिख लेते हैं जनरल बात, ठीक है। अगर लाइन पैरेलल है तो a1/a2, b1/b2 निकालो, चाहे c1/c2 निकालो, ये तीनों ही बराबर होंगे। कब? जब लाइन ओवरलैपिंग होगी। बात समझ में आई? कहां से निकल के आया? मैंने कहा कि ओवरलैपिंग है मतलब सेम ही लाइन है, ओवरलैपिंग है मतलब सेम ही लाइन है। सर ये तो एक ही लाइन है, लाइंस तो सेम है ना, बिल्कुल सही बात है भाई, लाइन सेम है, लेकिन इसके अंदर इनबिल्ट मैंने स्लोप को भी इक्वल किया है, याद रखना। स्लोप इक्वल हुआ है तभी तो लाइन पैरेलल है। चलो वेरी गुड, आप ये कंडीशन याद रखना, लाइन पैरेलल, वो लाइन कोइंसिडेंट या ओवरलैपिंग या डिपेंडेंट, मतलब तीनों सॉल्यूशन इक्वल। अगर ये बात समझ में आ गई तो इस पे एक क्वेश्चन कर लें क्या? चलो क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं, आसान सा एक, पहले थोड़ा बेसिक क्वेश्चन है। लो, 5x + 3y = -7, 15x 9y + 21 = 0। बताना है क्या ये लाइन डिपेंडेंट है या नहीं? डिपेंडेंट मतलब कोइंसिडेंट, है ना। क्या ये लाइन डिपेंडेंट लाइंस है या नहीं? चलो सॉल्व करो फटाफट, ये लाइन डिपेंडेंट है या नहीं? फटाफट सॉल्व करके बताओ मुझे। देखो हो गया होगा सबका आंसर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आंसर है। समझ में आ रहा है? अच्छा समझा रहा हूं मैं ना। देखो क्या चेक करना है बच्चों? 5/15 सही है भाई, 5/15, 3/9,
3/9 और -7/21 कर दें क्या? -7/21 कर दें क्या? देखो जरा, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 7 एकम 7, ये तो भाई इक्वल नहीं आ रहा, तो लाइन कैसे हो गई? कोइंसिडेंट होंगी क्या? नहीं, गलती नहीं करनी। देखो मैंने क्या कहा, ये जो है बच्चों इस तरफ लिखा हुआ है माइनस, यानी ये जो है फर्स्ट इक्वेशन वो इस टाइप का है, ax प्लस बी इक्वल सी है ना, और यहाँ पर क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। पहले इसको एक सा बनाओ, ठीक है, उसके बाद इक्वेशन एक सी होनी चाहिए, है ना, तब लेना है। बात समझ में आई? यानी ऐसा कर दूं मैं इसको डायरेक्टली, यहाँ पर माइनस हट जाएगा। बात सही है क्या? नहीं है बात समझ में? क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ये जो है सेकंड वाला इक्वेशन, इसको आप क्या लिखोगे बच्चों? 15x प्लस 9y इक्वल -21, ठीक है, और फर्स्ट बिल्कुल सही है भाई, 5x प्लस 3y इक्वल -7। इन दोनों बात से हम बोल सकते हैं डायरेक्टली क्या, ये जो लाइन है ये कैसे हो जाएगी? पैरेलल। देखो ये ऐसे इक्वल, वो कोइंसिडेंट सॉरी माइनस ये सही है ना, इस तरीके से ये भी 1/3 आ जाएगा और ये लाइन कोइंसिडेंट है। बिल्कुल सही बात है ना, समझ में आ गया? ठीक है, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको ये बताना है भाई, राइट एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन which is first part coincident, second part intersecting to the given line, ठीक है, -5x प्लस √2y -8 इक्वल 0। क्वेश्चन समझ में आ गया? हमें एक ऐसी लाइन का इक्वेशन लिखना है जो लाइन को इंसिडेंट हो इस लाइन के साथ, फर्स्ट पार्ट, जो लाइन इंटरसेक्टिंग हो इस लाइन के साथ, सेकंड पार्ट, ठीक है भाई। चलो फटाफट सॉल्व कर दो जल्दी से और आंसर बताओ मुझे क्या आएगा। सब लोग सॉल्व करें, उसके बाद आंसर भी मैच करेंगे हम लोग, ठीक है भाई। इसको ऊपर कर देते हैं अगेन, ये हो गया ऊपर, ओके। चलो फर्स्ट लाइन, हाँ फर्स्ट पार्ट में करता हूँ, ठीक है, आप आंसर में ना। हमें चाहिए कोइंसिडेंट लाइंस, है ना, दो लाइन हमें कोइंसिडेंट चाहिए, ठीक है ना, मतलब पैरेलल लाइंस, ठीक है। एक लाइन आपको दे रखी है बच्चों, -5x प्लस √2y -8 इक्वल 0, वेरी गुड, एक लाइन दे रखी है। और सेकंड लाइन का इक्वेशन मुझसे पूछा गया है भाई, तो मैं क्या करूं भाई, क्या ऐसे लिख दूं? कोइंसिडेंट का मतलब एक ऐसी लाइन लिखनी है कि अगर कोई उसका रेशियो चेक करे तो तीनों रेशियोज बराबर आ जाएं, है ना। तो मैं ऐसा इसको 2 से करता हूँ मल्टीप्लाई, 2 5 10x, ठीक है भाई। यानी एक ऐसी लाइन का इक्वेशन लिखना है कि कोई अगर रेशियो चेक करे तो वो रेशियो क्या आ जाए? बराबर, बिल्कुल सही। 2 5 10x, 2 को इससे क्या तो 2√2 हो जाएगा और 2 को इससे क्या आ जाएगा 16, बिल्कुल सही। अगर इन दोनों का कोई रेशियो चेक करेगा ना तो दोनों बराबर आएंगे। देखो आप करके देख लो, -5/-10 1/2, √2/2√2 1/2 और -8/-16 1/2। रेशियो भी सेम आएगा और दूसरी चीज क्या कि हमें कोइंसिडेंट चाहिए, तो कोइंसिडेंट तो हो ही जाएगी, है ना, बिल्कुल सही बात, वेरी गुड। सेकंड पार्ट यहां तक समझ में आ रहा है सबको? सेकंड पार्ट है कि अगर लाइन इंटरसेक्टिंग हो, यानी ऐसा इक्वेशन लिखना है कि लाइन कैसे हो जाए? इंटरसेक्टिंग लाइंस, बिल्कुल सही बात है भाई, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। चलो इसको लिखते हैं, हाँ जो इक्वेशन गिवन है उसको लिख लिया जाए पहले। ये है बच्चों -5x प्लस √2y -8 इक्वल 0।
ये लाइन हमें गिवन है, क्लियर। और सेकंड लाइन मुझे लिखनी है, ठीक है भाई। चलो बताओ, इंटरसेक्टिंग में मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी मैं लाइन लिखूं तो कोई अगर a1/a2 और b1/b2 को चेक करे तो वो इक्वल नहीं आना चाहिए, ठीक है भाई। तो देखो मैं लिख रहा हूँ 7x प्लस वाई इक्वल, कुछ भी लिख दो यार, है ना। देखो -5/7, देख लो एक बार, ये हो गया कितना, -5/7 √2/1, कहाँ इक्वल है ना, बात सही है क्या। तो इस तरीके से बहुत सारी लाइन पॉसिबल है, बिल्कुल सही बात है, होना भी चाहिए था, है ना। ठीक है यहाँ तक। तो हमारा ये दोनों केसेस क्लियर हो गए। अब चलते हैं थर्ड केस के ऊपर, उसको और समझ लेते हैं। तीसरा केस, ठीक है, अगर लाइन कैसी है बच्चों, पैरेलल लाइंस हैं, तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, वो कंडीशन कैसे आएगी उसको भी समझ लेते हैं आगे। तो देखो आसान बात है, अभी जो हमने सीखा है वही सब चीजें। ये हो गया ओके ऊपर। चलो पैरेलल लाइंस की बात हो रही है भाई, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, क्लियर। और ये हो गया आपका, एक लाइन ये है और दूसरी लाइन भी ये है ना, इस केस की बात कर रहा हूं मैं। तो पहले ले लेते हैं जनरल, a1x b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। ठीक है भाई, इसी की बात चल रही है ना, बिल्कुल सही। अब देखो यहाँ पर आप, बहुत आसान है, ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग है, समझ में आ रहा होगा। देखो हम लोग क्या करेंगे, अभी हमने देखा, इसका बताओ, इसका स्लोप पहले बताओ आप, स्लोप इक्वल होगा या नहीं इक्वल होगा, स्लोप्स आर इक्वल और नॉट इक्वल, पहले इसका जवाब दो मुझे। लाइन पैरेलल है तो स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा, बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है ना। चलो फर्स्ट लाइन का स्लोप और सेकंड लाइन का स्लोप हमने कर दिया इक्वल, ठीक है। फर्स्ट लाइन का स्लोप अभी बार बार निकाल रहे थे, -a1/b1, बिल्कुल सही भाई, -a1/b1 कई बार निकाल लिया, और ये आ गया -a2/b2, सही है क्या, -a1/b1 और -a2/b2, ठीक है, ये इक्वल होगा। ये माइनस से माइनस उड़ गया बच्चों, और इस तरीके से ये आ गया कितना, ये आ गया a1/b1 और ये आ गया a2/b2। अच्छे से लिख लो, इसको ले लो, इसको देख ना, ऐसे कर दो। तो ये आ गया a1/a2 इक्वल b1/b2। इतनी बात तो समझ में आ गई, स्लोप के कंसेप्ट से हम यहां तक पहुंच गए। अब समझना, कॉन्सेप्चुअली समझा रहा हूं आपको, एक एक बात समझना बात को। मैंने ये कहा बच्चों, यार ये बताओ मुझे, दो बात का जवाब दो, है ना। पहली बात ये कि जब लाइन दोनों कोइंसिडेंट लाइन थी ना, तो ऐसा करते हैं, साफ साफ इसे हटाते हैं, हाँ, जब हमारी लाइन दोनों कोइंसिडेंट थी, मतलब ये लाइन ऐसी और उसके ऊपर लाइन ऐसी, एक ये था, तो इसके लिए क्या केस आया था, a1/a2 b1/b2, इसके लिए भी यहाँ तक आया था ना पैरेलल के लिए, और लेकिन c1/c2 भी आया था ना, याद करो, ठीक है क्या। लेकिन जब लाइन दोनों पैरेलल हो गई तब भी क्या आ रहा है, a1/a2 b1/b2, देख पा रहे हो क्या आप, ठीक है। देखो बात ये है भाई, समझाना मैं क्या चाह रहा हूं आपको, समझो। देखो बच्चों, यहां पर ये दोनों तो यहां पर भी इक्वल आ रहे थे ना, और यहां पर भी इक्वल है। अगर हम सिर्फ इन दोनों पे चेक कर लें कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, और हम बोल दें लाइन पैरेलल, तो बात सही नहीं है। क्यों, क्योंकि इस केस में भी तो है, तो हो सकता है कि जो तीसरा फैक्टर है, तीसरा रेशियो है c1/c2, वो इक्वल आ जाए और लाइन ओवरलैपिंग हो जाए। बात सही है क्या, हो सकता है कि जो तीसरा रेशियो है c1/c2 वो इक्वल हो और लाइन कैसे हो जाए, ओवरलैपिंग। इसका मतलब ये हो गया सर, तो इसको अनइक्वल कर दीजिए ना आप। बात सही है क्या, कितनी अच्छी बात है। तो क्या समझ में आ गया कि अगर दोनों रेशियो तो इक्वल है भाई, है ना, लेकिन तीसरा भी चेक करना, वो अगर इक्वल नहीं हो
तो मैं डंके की चोट पे बोल सकता हूँ क्या कि लाइन पैरेलल होगी 100%। लेकिन अगर तीसरा भी इक्वल आ जाता तो लाइन ओवरलैपिंग हो जाती। समझ में आ गया? चिल करो, बेहतरीन समझाया मैंने। क्या समझाया भाई? A1/A2 और B1/B2 अगर इक्वल है तो स्लोप इक्वल होता है। लेकिन C1/C2 और चेक करना, अगर C1/C2 भी इक्वल हो जाए, ये वाला केस, तो लाइन ओवरलैपिंग यानी सेम लाइन हो गई, रेशियो बराबर। लेकिन अगर C1/C2 इक्वल नहीं है तब बोलोगे लाइन कैसी है? पैरेलल। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा है ना, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। ठीक है भाई, बताओ जरा। 3x माइनस 13y इक्वल 8, 3x प्लस 13y इक्वल 8। ठीक है, एक मैंने ये लाइन लिखी, आप एक ऐसी लाइन का इक्वेशन बताओ जो इस लाइन के पैरेलल हो। एक ऐसी लाइन का इक्वेशन बताओ जो इस लाइन के पैरेलल हो, आंसर दो। एक ऐसी लाइन का इक्वेशन बताओ जो पैरेलल हो इस लाइन के, गिवन लाइन के पैरेलल हो, आंसर दो फटाफट। ठीक है भाई, वेरी गुड। देखो, मैंने कहा सर अगर लाइन पैरेलल चाहिए तो मुझे ये बात याद होनी चाहिए थी कि मैं ऐसी लाइन लिखूंगा कि जिसमें A1/A2 और B1/B2 ये तो बराबर होगा, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं होगा। यही तो बात सीखी अभी, तो लिख दो फटाफट। 3 है तो 6 कर दो, 3 2 जा 6। 13 है तो 2 कर दो, 13 2 जा 26। ठीक है, ये डबल हो गया, यानी इसका रेशियो 1/2, इसका भी रेशियो 1/2 इक्वल हो गया। इसको डबल मत करना, इसको कुछ भी कर दो। बात सही है क्या? तो ये लाइन और ये लाइन दोनों कैसी होंगी? पैरेलल, क्योंकि इस बात को सेटिस्फाई कर रही है, नहीं कर रही, बताओ जल्दी से। इस बात को सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब पैरेलल है। अभी सीखा है हमने, क्लियर है? बात समझ में आई यहां तक? अच्छा, एक और क्वेश्चन का आंसर दो। √2x माइनस √3y इक्वल √7, ये एक लाइन है। ठीक है, चलो भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मुझे बताना है, पहला क्वेश्चन ये है कि ऐसी लाइन बताओ जो इस लाइन के पैरेलल हो। सेकंड क्वेश्चन है कि एक ऐसी लाइन का इक्वेशन लिखो जो इस लाइन के इंटरसेक्टिंग लाइन हो। अब तो तीनों बातें आ गई हमसे। और एक पार्ट और, एक ऐसी लाइन का इक्वेशन बता दो यार जो ये लाइन के साथ कैसा हो जाए? ओवरलैपिंग। वेरी गुड, बिल्कुल सही, तीनों बातें हमें। ठीक है, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख दूं क्या मैं? लिख देता हूं। ठीक है, राइट इक्वेशन ऑफ अ लाइन which is parallel intersecting or overlapping with the given line। ठीक है ना, with the given line। बात सही है भाई। क्वेश्चन मैं बोल दे रहा हूं ना, मैंने कहा कि एक ऐसी लाइन का इक्वेशन लिख दो फर्स्ट पार्ट में जो इस गिवन लाइन के पैरेलल हो। ठीक है, सेकंड पार्ट है इंटरसेक्टिंग होना, एक ऐसी लाइन का इक्वेशन लिखना जो इसके साथ इंटरसेक्टिंग है। और थर्ड है ओवरलैपिंग। ठीक है, लिख दो भाई, फटाफट लिख दो जल्दी से, बहुत बढ़िया। ठीक है, बिल्कुल सही कर दो आप लोग। चलो मैं जरा लिखूं यहाँ पर, आप अपना इक्वेशन लिखो भैया, मैं अपना, है ना। आंसर आना चाहिए सबका, फर्स्ट का आंसर। ठीक है भाई, √x माइनस √3y इक्वल √7। मुझे याद है कंडीशन, पैरेलल का मतलब होता है कि दो तो बराबर हो लेकिन तीसरा बराबर मत होने देना। अगर तीसरा बराबर हो जाएगा तो वो लाइन ओवरलैपिंग हो जाएगी, तो तीसरा बराबर नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पर √2 है तो सर 2√2 कर दो, बिल्कुल सही कर सकते हैं। माइनस √3 है तो सर माइनस 2√3 कर दो, बिल्कुल सही। और यहाँ √7 सर, यहाँ भी 2√7 लगा दूं क्या? नहीं, यहाँ कुछ और करना, वो इक्वल नहीं होना चाहिए रेशियो, है ना। बात सही है क्या? वेरी गुड। सेकंड का आंसर दे देते हैं जल्दी से फटाफट। लाइन कैसी होनी चाहिए? इंटरसेक्टिंग। फर्स्ट लाइन ये लिखी हुई है, सेकंड लाइन मुझे लिखनी है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग का मतलब बस इतना याद रखना है, लिख देता हूं इस बात को। A1/A2 और B1/B2 इक्वल नहीं होने चाहिए। याद आ गया? ठीक है भाई, बिल्कुल सही। तो करो,
अगर √2 है तो मैं लिखूँ 5x प्लस वाई इक्वल 1, कुछ भी लिख दो भाई। √2/5 माइनस √3/1 इक्वल नहीं है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, थर्ड पे आ जाते हैं जल्दी से, थर्ड वाला आंसर दे दें। ये करते हैं हम नीले से, ओके ब्लू। ओवरलैपिंग लाइंस, ओवरलैपिंग लाइंस में क्या याद रखना है, तीनों रेशियो इक्वल चाहिए। चलो ठीक है भाई, इसको 3√2 कर दो सर, कर सकते हैं बिल्कुल। इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3√3 बिल्कुल। सर इसको भी 3 से मल्टीप्लाई, 3 सत्ते 21 मत कर देना, 3√7। ये तीनों रेशियोज इक्वल मतलब ओवरलैपिंग लाइंस हैं। आई होप आपको इंटरसेक्टिंग लाइन का कंसेप्ट, ओवरलैपिंग लाइन का कंसेप्ट और नो सॉल्यूशन का कंसेप्ट, कैसे कैसे कंडीशन ड्राइव होके आती है ये, वो सब हमने देख लिया है ना। और सारा कंसेप्ट, सारा दारोमदार, सारा फाउंडेशन किसके ऊपर है, स्लोप के ऊपर। इसलिए हमने बेसिक नॉलेज जो जरूरत थी वो हमने आपको दी कि स्लोप का मतलब इंक्लाइनेशन विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस मेजर्ड विद द एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज, वो सब मैंने बताया आपको। और किसी भी लाइन का स्लोप निकालना सीख लिया हमने। तो जो जरूरत की चीज थी वो सीख ली। आगे आप चैप्टर्स में और एडिशनल इंफॉर्मेशन हैं वो मैं आपको दूंगा स्लोप के बारे में। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अभी और रुको जाना नहीं है, अभी रुक जाओ। एक बात जो मैंने कहा था फोर्थ केस है, उसको और डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना। फोर्थ केस है ना, स्पेशल केस बोल लेते हैं उसको बच्चों, बहुत प्यारा केस है यार, स्पेशल केस। ठीक है भाई, स्पेशल केस, ठीक है। वो क्या है, व्हेन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, जब लाइंस इंटरसेक्टिंग तो हैं लेकिन 90 डिग्री पे इंटरसेक्टिंग है, उसकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है भाई, परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसमें मैं कैसे चेक करूंगा। अगर दो लाइन परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करेंगी तो सर ना उसमें कैसे चेक करूंगा, है ना, वो समझा देता हूं आपको मैं। ठीक है, चलो पहले तो आप चाहो तो एक नोट लिख लो, है ना। कंक्लूजन दे रहा हूँ, कंक्लूजन ही लिख लो, नोट छोड़ो, कंक्लूजन, है ना। चलो नोट ही लिख लेते हैं ना, उसका प्रूफ अभी हम देखते हैं ना। नोट, आपको ये देखना है बच्चों कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो when two lines are intersecting at 90 degree then, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात, then m1 और m2 दोनों के स्लोप का मल्टीप्लाई जो है ना वो -1 आ रहा होगा। कितनी अच्छी बात है यार, कितना सिंपल सा फंडा है ना। ये कैसे आया उसका प्रूफ अभी हम बताएंगे, टेंशन मत लो बेटा, सब चीज का प्रूफ है ना, कोई चीज रटेंगे नहीं। दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट, सबसे प्यारा सब्जेक्ट, अगर चीज समझ में आ जाए, मैं बार बार बोलता हूँ इस बात को, तो हम क्या करेंगे, पहले आप याद रखो कि जब भी दो लाइन का स्लोप का मल्टीप्लाई -1 होगा तो वो दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग तो होंगी लेकिन 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल ले लें, प्रूफ से पहले बच्चों एक एग्जाम्पल, है ना। मान लो 2x + 3y = 8, ये एक स्ट्रेट लाइन है, सही है। 2x + 3y = 8, इसका स्लोप बता सकते हो आप क्या होगा, इसका स्लोप क्या सर, इसका स्लोप तो सर m1 = -a/b, यानी सर इसका स्लोप होना चाहिए कितना, -a का मतलब 2 और b का मतलब 3, सर इसका स्लोप -2/3 होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो एक और इक्वेशन लिख रहा हूं मैं और आपको बताना है क्या वो इक्वेशन और ये इक्वेशन जो दो लाइन होंगी उससे क्या वो परपेंडिकुलर होंगे या नहीं। तो देखो मैंने लिखा फर्स्ट पार्ट, इस वाली लाइन का स्लोप हमारे सामने, मैंने लिखा सपोज करो 3x + 2y = 7, सपोज करो, ठीक है। क्या ये लाइन और ये लाइन क्या ये परपेंडिकुलर है, नहीं, क्या ये इंटरसेक्टिंग, तो सबको पता है क्या ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर देंगे। तो आप इसका निकालोगे सबसे पहले स्लोप, ये आ गया -a/b, भाई सही है, यानी -3/2, ठीक है। ये दोनों स्लोप आ गए, ये आ गया -3/2 और इसका आ गया -2/3। तो क्या चेक करना है भाई, सर अब मुझे ये चेक करना है क्या इन दोनों स्लोप का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है,
सर ये है -3/2 और ये है -2/3 और ये तो सर इससे उड़ गया, ये तो सर +1 आ रहा है। कितना आ रहा है? +1। बिल्कुल सही बात है। +1 का मतलब ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग तो होंगी लेकिन 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही, कुछ और एंगल होगा। बिल्कुल सही बात है ना। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो मैंने लिखा अगेन 3x + 5y = 7 और एक लिखा 5x - 3y = 11। बताओ क्या ये दोनों लाइन विल दे इंटरसेक्ट? क्योंकि सर बिल्कुल इंटरसेक्ट करेंगी, क्योंकि 3/5 और 5/-3 इक्वल नहीं है, इंटरसेक्ट तो करेंगी। लेकिन मैंने कंडीशन लगा दी क्या 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगी या नहीं। तो आपको सोचना पड़ेगा क्या कि आप दोनों का स्लोप निकालो सबसे पहले। इसको मैं जैसा रखा हूँ, अच्छा देखो ध्यान से। हाँ, दोनों का निकालेंगे स्लोप, पहला काम है दोनों का स्लोप। तो सर फर्स्ट लाइन का स्लोप तो ये हो गया -a/b। बताओ भाई -a/b, तो 3 सर a है और b है 5, तो -a/b। सर सेकंड लाइन का स्लोप क्या होना चाहिए था? सर सेकंड का ही बड़ा आसान है, -a/b। तो सर 5 तो हो गया -5 और ये एज इट इज -3, तो ये आ गया सर 5/3। बिल्कुल सही बात है भाई। ठीक है, क्या चेक करना है भाई? भाई क्या चेक करना है? तो आपको ये चेक करना है कि इसका और इसका मल्टीप्लाई, यानी -3/5 और 5/3, इसका मल्टीप्लाई देखो क्या -1। अरे तो -1 आ गया, बिल्कुल सही बात है, -1 आ गया ना। अगर -1 आ गया इसका मतलब यस दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट 90 डिग्री। बिल्कुल सही बात है, आ गया समझ में। तो हमने आपको कंक्लूजन दे दिया कि जब भी दो लाइन 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी, है ना, ये लाइन है और ये लाइन है, ये 90 डिग्री पे अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लाई चेक कर लेना प्लीज, और वो कितना आना चाहिए? -1। अगर ये -1 है तो वो लाइन कैसी है? इंटरसेक्टिंग। ये कैसे होता है उसका प्रूफ मैं दे रहा हूँ, है ना। उससे पहले दोबारा बता दो मुझे, अगर दो लाइन पैरेलल है तो दोनों का रेशियो तो बराबर होगा, लेकिन तीसरा रेशियो बराबर नहीं होगा। अगर दो लाइन ओवरलैपिंग है तो सारे रेशियो बराबर होंगे भाई, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 बराबर होगा। और चौथा केस कि अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है, जनरल इंटरसेक्टिंग है, तो A1/A2 और B1/B2 हम देखेंगे और ये बराबर नहीं होगा। तो ये वही चार केस है जो मैंने शुरू में लिखे थे भाई। एक ये केस हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया और एक ये हो गया। आई होप आपको यहाँ पर आके ये बात समझ में आ गई होगी कि इंटरसेक्टिंग लाइन में मुझे स्लोप चेक करना है। ठीक है, मतलब -A1/B1 मल्टीप्लाई -A2/B2 इक्वल -1। कितनी अच्छी बात है। तो सर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, A1 A2 B1 B2 इक्वल -1। वाओ कितनी अच्छी बात है भाई। अच्छा देखना जरा, ऐसे ऐसे कर दूं क्या? A1 A2 इक्वल -B1 -B मतलब B2, ठीक है। यानी A1 A2 प्लस B1 B2 इक्वल 0। तो एक और नई बात निकल के आ गई भाई सामने, देख पा रहे हो आप? या तो आप जस्ट ये चेक कर लो, ठीक है, अदरवाइज आप ये चेक कर लो, दोनों एक ही बात है ना, यही से हमने सीखा है ना, बात सही है। तो अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री पे अगर है, परपेंडिकुलर है, तो दोनों का स्लोप का मल्टीप्लाई -1 होगा, यानी A1 A2 और B1 B2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ऐड करने पे 0 आना चाहिए था। ठीक है, अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो दो इक्वल होंगे, तीसरा इक्वल नहीं होगा, और अगर दोनों लाइन ओवरलैपिंग है तो तीनों इक्वल होंगे, और अगर इंटरसेक्टिंग है तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। देखो ये फुल कंक्लूजन है इस चैप्टर का जो हमने अभी तक सीखा। यानी इक्वेशंस देख के बता दोगे आप आज के बाद कि लाइन पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, ओवरलैपिंग है, कोइंसिडेंट है, डिपेंडेंट है, क्या नहीं है, 90 डिग्री पे है, सब कुछ बता सकते हो। ठीक है, लेकिन बात खत्म तब होगी जब मैं आपको इसका प्रूफ बता दूंगा। ठीक है, तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसका प्रूफ देख लो यार एक बार, ये आता कैसे है।
अगेन बात यही है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, वो मैं दूंगा नहीं आपको, है ना, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं आपको बस एक रफ आइडिया दे रहा हूँ। जिस दिन आपको मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दूंगा ना, उस दिन सब कुछ आपको समझ में आएगा। ट्रिग्नोमेट्री अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले कंसेप्ट सीखने के लिए उसका एप्लीकेशन शुरू हो जाता है। देख लो आप कितना इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो इतना ज़्यादा एप्लीकेशन है उसका, है ना। और हायर क्लासेस में तो बिना ट्रिग्नोमेट्री की जिंदगी अधूरी है, ठीक है। बहुत प्यार हो जाता है ट्रिग्नोमेट्री से सबको, है ना। चलो खैर, हाँ भाई, ये है एक लाइन और एक लाइन ये है, और ये दोनों लाइन है परपेंडिकुलर। चलो इसको हम बनाते हैं ग्रीन से। ये दोनों लाइन है परपेंडिकुलर। क्लियर? सही है यहाँ तक? बिल्कुल सही भाई, ठीक है। मैंने कहा कि सर जो ग्रीन वाली लाइन है ना, उसका स्लोप होगा ऐसे, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, और जो ये एंगल बनाएगी उसके हिसाब से ये थीटा आ जाएगा। मान लो थीटा बन मान लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जनरल मानना है लेकिन। अच्छा सर, येलो वाली लाइन का सर एंगल ये वाला होना चाहिए था। हाँ बिल्कुल सही बात है, यही होगा। इसको मान लेते हैं थीटा 2। एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात है यहाँ तक। अच्छा यार, एक बात बताओ मुझे, क्या आपको थीटा 1, थीटा 2 और 90 डिग्री, क्या इसमें कोई रिलेशन दिख रहा है? थीटा 1 में, थीटा 2 में और 90 डिग्री बिल्कुल दिख रहा होगा। कैसे? देखो, मैं बोल सकता हूं कि सर एक्सटीरियर एंगल जो है, एक्सटीरियर एंगल वो है थीटा 1। बिल्कुल सही बात है, एक्सटीरियर एंगल है थीटा 1। ये एंगल जो होगा वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है, दुनिया जानती है। ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल और इस वाले एंगल के सम के बराबर होगा, है ना। बात सही है क्या? x प्लस वाई, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, वही बिल्कुल सही है ना। तो थीटा 1 जो है वो 90 प्लस थीटा 2 होगा, नहीं होगा? सही है क्या? थीटा 1 जो होगा वो 90 प्लस थीटा 2 होगा। अच्छे से लिखते हैं ना, थीटा 1 इज इक्वल टू 90 प्लस थीटा 2। सही है यहाँ तक? क्लियर है? बिल्कुल सही भाई। अब देखो, मैंने क्या किया, मैंने ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन, आप नहीं जानते, मैं ट्रिग्नोमेट्री यहाँ यूज कर रहा हूँ बच्चों, प्लीज अभी मुझे माफ कर देना। ट्रिग्नोमेट्री जिस दिन आपको ये सिखा दूंगा उस दिन आप मुझे दुआएं दोगे कि सर आपने क्या सिखा दिया। बहुत मजेदार चीज है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री है ना, मैंने बोथ साइड tan अप्लाई किया, tan थीटा 1 और यहाँ कर दिया tan ये पूरा एंगल 90 प्लस थीटा 2। सही है क्या? अब देखो यार, अब मैं क्या समझाऊं आपको, इसमें आपको आता नहीं है। देखो, थीटा 2 में 90 जोड़ दो, है ना। मान लो थीटा ये है, 90 और जोड़ दिया, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया, 10 ऐसे रहेगा। तो मैं सिंपल बोल रहा हूँ बच्चों, क्या ये इसका प्रूफ अभी करने से कोई फायदा नहीं है आपको, है ना, ठीक है। इसको हम करते हैं ना, जनरल करते करते हमारे पास एक रिजल्ट आता है। तो मैंने जो यहाँ पर लिखा है आपको स्टार्टिंग में जो कंक्लूजन दिया है वो जानबूझ के, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता बिल्कुल भी। एक रिजल्ट आता है, देखो ऐसे करके, tan थीटा 1 मल्टीप्लाई tan थीटा 2 इक्वल -1, है ना। ट्रिग्नोमेट्री वाला एप्लीकेशन छोड़ रहा हूँ, इसको हम m1 बोल देते थे, इसको m2 बोल देते थे, और ये -1। तो जो हमने ये सीखा है ना, या यहाँ से जो हम वहां तक पहुंचे थे कि -a1 अपॉन b1 और ये -a2 अपॉन b2, देख रहे हो, ये -1 ये कट गया, है ना, a1 a2 और ये इधर जा गया -b1 b2, और ये ऐसे करने के बाद ये, तो ये सब वहां से ड्राइव होके आता है। उसकी बात मत करते हैं ना, अच्छा रहेगा। तो अभी तक आपको जो बात मैंने समझाने की कोशिश करी है वो ये है, यहाँ तक, ठीक है भाई। यहाँ तक आप जस्ट क्या करना, रिजल्ट याद रखना, सारे काम आपके हो जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा ना, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड करेंगे, वो है आपका अलजेब्रिक मेथड्स को, मतलब सॉल्विंग ऑफ अलजेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे मैं जो सॉल्यूशन मैं आज देख रहा हूँ कि इसका एक सॉल्यूशन होता है, इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, इसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो उसको सॉल्व करने के हमारे पास कई सारे मेथड हैं। उसको हम 1 बाय 1 आगे लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।
तब तक के लिए बाय बाय।